हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है एसएससी एग्जाम गुरु यूट्यूब चैनल पर। तो इस वीडियो में हम किरण पब्लिकेशन बुक का 1 शॉर्ट रिवीजन करने वाले हैं, जिसमें हम लोग नंबर सिस्टम, अरिथमेटिक का हम रिवीजन करने वाले हैं। नंबर सिस्टम, सिंप्लीफिकेशन, पावर इंडाइसेस एंड सॉर्ट, एवरेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, एलिगेशन एंड मिक्सचर, परसेंटेज, पाइप एंड प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम, टाइम एंड डिस्टेंस। फिर इसके बाद बोट एंड स्ट्रीम, एल्जेब्रा, ट्रिगोनोमेट्री, और अंत में हम लोग ज्योमेट्री का क्विक रिवीजन करने वाले हैं। तो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का इस क्विक रिवीजन 1 शॉर्ट वीडियो में। यदि आप एसएससी सीजीएल या एचएसएल किसी भी एसएससी संबंधित तैयारी कर रहे हैं जिसमें ये सभी प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए ही है। इस वीडियो में हम किरण पब्लिकेशन बुक को हर एक पॉइंट को डिटेल से एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं और बहुत ही आसानी से आप उसे समझ भी जाएंगे। तो ये एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है यदि आप पहले से पढ़े हैं। तो विदाउट एनी डिले लेट गेट स्टार्टेड। दोस्तों, पहला चैप्टर हम लोग पढ़ने वाले हैं नंबर सिस्टम। इसमें हम जानेंगे कि नंबर सिस्टम में क्यों पढ़ना जरूरी है। दूसरा हम जानेंगे कि प्रश्नों की व्यापकता, यानी कि इससे कितने प्रश्न पूछे जाते हैं और किस टॉपिक से पूछे जाते हैं। तो हल करने का मूल मंत्र क्या है, ये 3 पॉइंट आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम इसके महत्व के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों, ये जो महत्व है, एसएससी का कोई भी एग्जाम हो, इसमें 1 से 2 क्वेश्चन पूछ ही लेता है। ठीक है, तो महत्व रहा 1-2 क्वेश्चन इससे संबंधित आते हैं। अब प्रश्नों की व्यापकता, इसमें किस टॉपिक से प्रश्न पूछे जाते हैं। इस प्रश्न विभिन्न प्रकार के, जैसे भिन्नों पर आधारित प्रश्न, सम विषम, पूर्णांक, अभाज्य, भाज्य, रूट मतलब प्राइम नंबर, सभाज्य संख्या, परिमेय अपरिमेय संख्याओं पर आधारित प्रश्न, विभाज्यता पर प्रश्न, क्रमागत, आरोही अवरोही, योगफल, गुणनफल, व्युत्क्रम प्रश्नों आदि से संबंधित हो सकती है। हल करने का मूल मंत्र क्या है। हल करने का मूल मंत्र यही है कि अधिकाधिक अभ्यास, जितना अभ्यास करेंगे उतना ही ज़्यादा सवाल हल कर सकते हैं देखते ही। तो मूल मंत्र कोई नहीं है, सिर्फ अभ्यास आपका है। ठीक है, तो चलिए हम जानते हैं प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं। तो दोस्तों, प्राकृतिक संख्या गिनती में प्रयोग होने वाली संख्याओं को हम लोग प्राकृतिक संख्या कहते हैं। ये तो बेसिक, बहुत ही बेसिक है, तो कोई बात नहीं, हम लोग बेसिक से ही चलते हैं। तो गिनती में प्रयोग होने वाली संख्याओं को हम लोग प्राकृतिक संख्या कहते हैं। इन्हें गिनती की संख्या भी कहते हैं। ठीक है, वही गिनती में प्रयोग होने वाली संख्याओं के समुच्चय को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। इन्हें गिनती की संख्या भी कहते हैं और इन्हें कैपिटल एन से प्रदर्शित करते हैं। ये आपको पता होना चाहिए, कैपिटल एन। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि प्राकृतिक संख्या में हम सम संख्या, विषम संख्या, प्राइम नंबर, ये सब देखते हैं। जो n बराबर 61 हमें प्राप्त हुआ 1 2 3 से इनफाइनाइट तक, जो कि सभी पूर्णांक हैं। आप चले जानते हैं विषम संख्या किसे कहते हैं। वो संख्या है जिसे 2 से भाग करने पर शेषफल 0 बचता है, उससे हम लोग विषम संख्या नहीं पढ़े क्या। चलिए सबसे पहले सम संख्या जान लेते हैं। यदि किसी संख्या में 2 से विभाजित करने पर शेषफल 0 बचता है तो उसे सम संख्या कहते हैं। यदि किसी संख्या को डिवाइड करने पर शेषफल 1 बचता है तो उसे हम
विषम संख्या कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं सम संख्या का समुच्चय है, विषम संख्या का समुच्चय है। अब चलिए हम जानते हैं पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, होल नंबर्स। यदि प्राकृतिक संख्या में 0 को भी सम्मिलित कर दें तो उसे हम लोग पूर्ण संख्या कहते हैं। इंटीजर किसे कहते हैं, जब हम पूर्णांक संख्याओं के समुच्चय में ऋणात्मक प्राकृतिक संख्या के चिन्ह के साथ रहते हैं तो उसे हम लोग बोल देते हैं पूर्णांक संख्या। ठीक है, तब पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय बन जाता है, इसे I या Z से प्रदर्शित किया जाता है। आपको याद रखना है पूर्णांक क्या है। पूर्णांक नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या का नेगेटिव, 0 और नेचुरल नंबर का समुच्चय है। तो चलिए हम जान लेते हैं, हम इंटीजर को भी 3 भागों में क्लासिफाई करते हैं। पहला है धनात्मक पूर्णांक, दूसरा है ऋणात्मक पूर्णांक, तीसरा है तटस्थ यानी कि उदासीन 0 को कह सकते हैं। पूर्णांक संख्याओं के बाद में धनात्मक तथा ऋणात्मक रूपों में वर्गीकृत किया जा सकता है। ऋणात्मक पूर्णांक संख्याएं जैसे Z नेगेटिव से निरूपित किया जाता है। धनात्मक पूर्णांक संख्याएं जिसे Z प्लस द्वारा निरूपित की जाती है। अतः Z प्लस बराबर -∞ से -1 तक होगा और धनात्मक पूर्णांक Z प्लस बराबर 1 से ∞ तक होगा। आप Z प्लस को ही यानी कि धनात्मक पूर्णांक को ही प्राकृतिक संख्या कह सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर शून्य न तो ऋणात्मक है और न ही धनात्मक है। ठीक है, तो इंटीजर को हम लोग 3 भागों में बांटते हैं, आपको यह ध्यान देना है। अब चलिए जानते हैं प्राइम नंबर किसे कहते हैं। प्राइम नंबर को ऋण संख्या या फिर अभाज्य संख्या भी कहते हैं। ठीक है, वे पूर्ण संख्याएं जिनके स्वयं और एक के अतिरिक्त कोई और भी गुणनखंड नहीं हो अभाज्य संख्या कहलाती हैं। ठीक है, तो वो पूर्ण संख्या है। सीधे कह सकते हैं ऐसी संख्याएं जिसमें ऐसी संख्याएं जिसमें स्वयं और एक के अतिरिक्त कोई गुणनखंड नहीं हो उसे हम लोग प्राइम नंबर कहते हैं। जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, फिर इसके बाद 29, 31, ये सब क्या है, प्राइम नंबर है। अब चलिए नोट के बारे में जान लेते हैं। 2 ही एक ऐसी सम संख्या है जो ऋण भी है और बल्कि 2 से संख्या शुरू होती है। 2 एक ऐसी संख्या है जो कि सम संख्या है और 2 से शुरू ही होती है। और दूसरी बात ये भी याद रखना है 2 के अलावा और भी ऋण संख्याएं विषम हैं। 2 के अलावा और सभी ऋण संख्याएं विषम है, लेकिन सारे विषम संख्याएं ऋण नहीं होती है। जैसे उदाहरण में 9 ले सकते हैं, 9 विषम संख्या है परंतु ऋण संख्या नहीं है क्योंकि वह इसके 2 से ज़्यादा गुणनखंड हैं। अब जानते हैं सभाज्य संख्या किसे कहते हैं, को प्राइम नंबर। दोस्तों को प्राइम नंबर हम 2 संख्याओं के बीच में देखते हैं। यदि 2 संख्याओं के बीच का एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 है तो उस संख्याओं को हम लोग उन 2 संख्याओं को हम लोग को प्राइम नंबर कहते हैं। जैसे 9, 16, 4, 15, 80, 81, ये सभी जो संख्याएं हैं सभाज्य संख्याएं हैं। अब जानते हैं डिविजिबल नंबर किसे कहते हैं, या डिविजिबल नंबर को हम लोग यौगिक संख्याएं भी कह सकते हैं। वे पूर्ण संख्याएं जिनमें स्वयं और एक के अतिरिक्त और भी गुणनखंड होते हैं भाज्य संख्या कहलाती है। या फिर आप इस तरह से भी कह सकते हैं वे संख्याएं जो भाज्य नहीं है वे सभी संख्याएं डिविजिबल नंबर हैं। ओके,
जैसे यहाँ पर 4, 6, 9, 14, 15 यह सभी डिविजुअल नंबर है। इनके एक 2 गुणनखंड से अधिक गुणनखंड हैं। अब चलिए जानते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट के बारे में। यहाँ पर एक न तो रूट संख्या है, यानी कि न ही अभाज्य संख्या और न ही युग्यिक संख्या है। हम लोग एक को न ही अभाज्य संख्या बोल सकते हैं और न ही डिविजुअल नंबर बोल सकते हैं। और यौगिक संख्या सम या विषम हो सकती है। हाँ, ये तो सभी को पता है। जैसे 9 एक विषम है, 4 एक सम है, तो यौगिक संख्या यानी कि डिविजुअल नंबर सम या विषम हो सकता है। अब चलिए जानते हैं हम लोग परिमेय संख्या किससे कहते हैं। ऐसी संख्याएं जो p/q के रूप में निरूपित की जा सकती हैं, जहां pq एक पूर्णांक है, दोनों का कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। p और q पूर्णांक होना चाहिए और इनका HCF 1 के बराबर होना चाहिए और हर कतई 0 नहीं होना चाहिए। तो इसे हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं। परिमेय संख्या को हम लोग q से निरूपित करते हैं, जिसे कोसेंट होता है। जैसे 4/5, 5/1, 1-1/2 ये सभी क्या हैं, परिमेय संख्याएं हैं। आपको ध्यान देना है परिमेय संख्याओं का HCF हमेशा 1 के बराबर होता है। अब चलिए जानते हैं हम लोग अपरिमेय संख्या, इररेशनल नंबर। ऐसी संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, उसे हम लोग अपरिमेय संख्या कहते हैं। या फिर इस प्रकार भी कह सकते हैं, ऐसी संख्या जो परिमेय नहीं है वह अपरिमेय संख्या है। जैसे √2 को हम लिख सकते हैं 1.4, 14213562222 डॉट 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 अनंत तक जाएगा। इसी प्रकार पाई भी, ये सभी संख्याओं को हम लोग परिमेय संख्या के रूप में नहीं ले सकते, p/q के रूप में नहीं ले सकते हैं, तो इसे हम लोग अपरिमेय संख्या बोल देते हैं। जानते हैं रियल नंबर किसे कहते हैं। रियल नंबर परिमेय तथा अपरिमेय संख्याएं वास्तविक संख्याएं कहलाते हैं, यानी कि रियल नंबर कह जाते हैं। मतलब कि परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के समूह को ही हम लोग रियल नंबर कहते हैं। और रियल नंबर का वर्ग सदैव धनात्मक होता है, इस बात को नोट करना है। यदि किसी संख्या का वर्ग ऋणात्मक आता है तो वह संख्या काल्पनिक संख्या होगी, ओके, जिसे हम लोग इमेजिनरी नंबर बोलते हैं। चलिए जानते हैं चक्रीय संख्या, साइक्लिक नंबर किसे कहते हैं। ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। यह n अंकों की ऐसी संख्या है जिसे 1 से n तक की किसी संख्या से गुणा करने पर उनका गुणनफल उन्हीं n अंकों से बना होता है और ये अंक क्रम में होते हैं। जैसे यहाँ पर हमें 14,2857 है, इसे हम सबसे पहले 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। जब 2 से मल्टीप्लाई हम कर रहे हैं तो यहाँ पर देखिए, यहाँ से 2 से शुरू हो रहा है, 2857, फिर यही रिपीट कर दिया 14। इसी प्रकार से 3 से मल्टीप्लाई किए तो यहाँ पर 7 देखिए, 7 से यहाँ पर 1 से शुरू हुआ, यही संख्या आ गई 3 से मल्टीप्लाई करने पर, जो है यहाँ पर 14285। तब 4 से मल्टीप्लाई हम लोग, या गलत बोल दिया मैंने, जब यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ 42857 यहाँ से शुरू हो गई। फिर इसी प्रकार से 4 से मल्टीप्लाई किए हैं तो 5 से शुरू हो गई, फिर 5 से मल्टीप्लाई किया तो यह 7 से शुरू हो गया। तो इसे हम लोग साइक्लिक नंबर कहते हैं। चलिए जानते हैं परफेक्ट नंबर, पूर्णकालीन संख्या। यदि दोस्तों किसी संख्या के भाजकों का योगफल इस संख्या के बराबर ही आ जाता है तो उसे हम लोग पूर्णकालीन संख्या कहते हैं। और आपको नोट में यह भी याद रखना है, यदि पूर्णकालीन संख्या है तो स्वयं सहित इसके भाजकों के विलोम का योग हमेशा 2 होता है। तो 28 के
तो ये 28 के भाजक हैं 124714। यदि इनका व्युत्क्रम ले, भाजक सहित लेते हैं, संख्या सहित लेते हैं, तो यहाँ पर ये 2 के बराबर आ जाएगा। चलिए जानते हैं मिश्रित संख्या किसे कहते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग z बराबर a प्लस आयोटा b के रूप में लिखते हैं, और a को हम लोग रियल पार्ट और b को इमेजिनरी पार्ट कहते हैं। ठीक है। जहाँ a और b वास्तविक संख्याएं हैं तथा b बराबर इक्वल टू नॉट 0 है। यदि दोस्तों b बराबर 0 हो जाएगा तो i भी 0 हो जाएगा। i 0 हो गया तो b एक रियल नंबर हो जाएगा। अर्थात किसी संख्या का वर्गमूल काल्पनिक संख्या होता है। अर्थात किसी ऋणात्मक संख्या का वर्गमूल काल्पनिक संख्या होता है। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, यह एक काल्पनिक संख्या है। अतः a प्लस आयोटा b या 4 प्लस 5 आयोटा मिश्रित संख्याएं हैं। इसका एक वास्तविक तथा एक भाग काल्पनिक होता है, ये जो मैंने पहले ही बता दिया। अब चलिए जानते हैं इसके हम प्रॉपर्टीज के बारे में। या कॉम्प्लेक्स नंबर हो या फिर रियल नंबर हो, कोई भी नंबर हो। पहला है योगात्मक तत्समक। योगात्मक तत्समक में हम किसी संख्या में 0 जोड़ते हैं तो वह संख्या उतना ही रहता है। तो शून्य को ही हम लोग योगात्मक तत्समक बोल देते हैं। योगात्मक प्रतिलोम क्या है। यदि किसी संख्या को में कोई संख्या ऐसी संख्या जोड़ते हैं जो 0 के बराबर आ जाता है, तो उस संख्या को हम लोग योगात्मक संख्या बोलते हैं। जैसे यहाँ पर -a को मैंने ऐड कर दिया तो -a प्लस a 0 के बराबर हो गया। तो -a और a एक दूसरे के एकात्मक प्रतिलोम है। तो किसी संख्या का प्रतिलोम ज्ञात करने के लिए सिर्फ आपको चिन्ह का व्युत्क्रम कर देना है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जानते हैं मल्टीपल आइडेंटिटी किसे कहते हैं। मल्टीपल आइडेंटिटी, यदि किसी संख्या को हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वह संख्या हमें प्राप्त होती है। तो 1 को ही हम गुणात्मक तत्समक या मल्टीपल आइडेंटिटी कहते हैं। जैसे 3 × 1 बराबर 3। तो यहाँ पर 1 को हम लोग मल्टीपल आइडेंटिटी कहते हैं, क्योंकि गुणनफल करने पर वह संख्या के ही बराबर आ जाता है। मल्टीपल इनवर्स क्या है। गुणात्मक प्रतिलोम ऐसी संख्याएं जिनका गुणनफल हमेशा 1 के बराबर होता है, वो दोनों संख्याएं एक दूसरे के गुणात्मक प्रतिलोम होती हैं। जैसे 2 का गुणात्मक प्रतिलोम 1/2 होगा। 2 का व्युत्क्रम कर लीजिए तो 1 के बराबर हो जाएगा। ठीक है। अब हम लोग जानते हैं संख्या ग्राफ के बारे में। वेरी 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 इम्पोर्टेंट ऑल स्टूडेंट। इसे पूरा हम जूम आउट कर लेते हैं। ओके, आपको दिखाई तो दे रहा है ना। तो सबसे पहले हम यही जानना है कि संख्या ग्राफ में हम लोग संख्या को 2 भागों में बांटते हैं। पहला है वास्तविक संख्या, जिसे कैपिटल R से निरूपित करते हैं। दूसरा है काल्पनिक संख्या, जिसमें स्मॉल i से निरूपित करते हैं। काल्पनिक संख्या का वर्गमूल सदैव ऋणात्मक होता है, जबकि वास्तविक संख्या का वर्गमूल सदैव धनात्मक होता है। आपको इस पॉइंट को याद रखना है, एग्जाम में पूछा भी गया है कि किस संख्या का वर्ग हमेशा ऋणात्मक होता है। ठीक है। तो यदि हम वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या को मिला देते हैं तो हमें मिलता है सम्मिश्र संख्या। मैंने आपको पीछे बताया ही कि सम्मिश्र संख्याएं का एक भाग वास्तविक संख्या होता है और एक भाग काल्पनिक संख्या होता है। ठीक है। तो चलिए अब हम जानते हैं वास्तविक संख्या के बारे में। तो हमें इस चैप्टर में अधिकांश समय वास्तविक संख्या के बारे में ही पढ़ना है। काल्पनिक संख्या काफ़ी एडवांस हो जाता है। यदि आप कक्षा 11 में था, कक्षा 11 में पढ़े हैं तो आपको शायद पता हो। ज़्यादा मोटा चल रहा है, सब पता ला कर दें।
आप सही है ना? सही है। अब चलिए हम जानते हैं वास्तविक संख्या के बारे में। वास्तविक संख्या को हम लोग दो भागों में बांट देते हैं। पहला है परिमेय संख्या, दूसरा है अपरिमेय संख्या। ठीक है, मैंने पीछे परिमेय संख्या और परिमेय संख्या के बारे में पढ़ा है कि परिमेय संख्या को हम लोग P/Q के रूप में ले सकते हैं, जहाँ P या Q का HCF 1 है, Q बराबर इक्वल टू नॉट 0 है। और अपरिमेय संख्या को हम लोग P/Q के रूप में नहीं ले सकते हैं, जहाँ P और Q का HCF 1 है और Q बराबर इक्वल टू नॉट 0 है। ठीक है, अब हम जानते हैं अपरिमेय संख्या को मैंने पढ़ लिया। ठीक है, तो चलिए अपरिमेय संख्या हम जानते हैं, परिमेय संख्या हम जानते हैं। परिमेय संख्या को हम लोग दो भागों में बांटते हैं। पहला है पूर्णांक, जिसे I या Z से निरूपित किया जाता है। दूसरा है भिन्न। ठीक है, भिन्न को भी हम लोग तीन भागों में बांटते हैं। पहला है उचित भिन्न, दूसरा है अनुचित भिन्न, तीसरा है मिश्रित भिन्न। उचित भिन्न में दोस्तों जो हर होता है अंश से बड़ा होता है, और अनुचित भिन्न में अंश बड़ा होता है, हर छोटा होता है। और मिश्रित भिन्न में हम लोग उचित और अनुचित भिन्न का मिश्रित रूप लिख देते हैं। ओके, तो आपको पता हो गया होगा कि भिन्न तीन प्रकार की होती हैं, चूँकि इसमें नहीं दिया गया है, कोई बात नहीं, मैंने तो आपको बता ही दिया। अब चले जानते हैं पूर्णांक के बारे में। पूर्णांक जिसे I या Z से निरूपित किया जाता है। पूर्णांक तीन प्रकार के होते हैं। पहला है धनात्मक पूर्णांक, जिसे Z नेगेटिव से निरूपित किया जाता है। दूसरा है धनात्मक पूर्णांक, जिसे Z प्लस से निरूपित किया जाता है। और तीसरा है शून्य, जिसे तटस्थ या उदासीन बोल सकते हैं। ये तो ना ही नेगेटिव ना ही पॉजिटिव होता है। अब हम जानते हैं धनात्मक संख्या को, हमको जानते हैं कि धनात्मक संख्या को हम लोग प्राकृतिक संख्या कहते हैं। और यदि हम धनात्मक संख्या यानी प्राकृतिक संख्या और 0 को सम्मिलित कर दें तो हमारे पास पूर्णांक बन जाता है, जिससे हम लोग होल नंबर्स कहते हैं, 0 से इन्फिनाइट तक। अब चलिए हम जानते हैं यहाँ पर प्राकृतिक संख्या के बारे में। हम लोग प्राकृतिक संख्या में ही अभाज्य संख्या यानी कि ऋण नंबर, यौगिक संख्या जिसे डिविजन नंबर बोल देते हैं, इसे हम लोग प्राइम नंबर बोलते हैं अभाज्य संख्या को, और सम संख्या इवन नंबर और ओड संख्या विषम संख्या। दोस्तों ये किताब में गलत लिखा था, कहाँ पर लिखा था मैं आपको दिखा देता हूँ। इसे थोड़ा सा कट आउट कर देता हूँ। यहाँ पर देखिए, हम लोग पढ़े थे अभाज्य संख्या यानी कि प्राइम नंबर के बारे में। तो प्राइम नंबर हम लोग यहाँ पर पढ़े थे। देखिए यहाँ पर लिखा गया है, वे पूर्ण संख्याएं जिनमें स्वयं और एक के अतिरिक्त और कोई भी गुणनखंड नहीं होते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर पूर्ण संख्या नहीं रहेगा, यहाँ पर रहेगा प्राकृतिक संख्या। ठीक है, यहाँ पर एक हमें एरर मिली है, जहाँ पर पूर्ण संख्या नहीं बल्कि प्राकृतिक संख्या होगी। ठीक है, पूर्ण संख्या में 0 भी सम्मिलित हो जाता है, परंतु प्राकृतिक संख्या में 0 सम्मिलित नहीं होता है। तो चलिए अपने टॉपिक पर आ जाते हैं। तो यहाँ पर हम लोग प्राकृतिक संख्या में ही अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर, यौगिक संख्या जिसे हम लोग कंपोजिट नंबर बोल देते हैं, सम संख्या, विषम संख्या देखते हैं। तो हम लोग इसके बारे में तो विस्तार से पढ़ ही लिए हैं। ओके, तो चलिए कुछ हम इम्पॉर्टेंट पॉइंट के बारे में जान लेते हैं। पहला पॉइंट तो यही है, ऐसी संख्या जो अभाज्य हो एवं सम हो वो केवल दो है। मैंने इसके बारे में पीछे चर्चा की है, यहाँ पर भी दिया गया है, रिवीजन हो गया।
और इसके बाद दूसरा पॉइंट है, एक न तो भाज्य संख्या है और न ही अभाज्य संख्या है, यह भी मैंने पीछे पढ़ा। और तीसरी पॉइंट है, वे दो क्रमागत अभाज्य संख्याएं, क्रमागत अभाज्य संख्याएं जिनके बीच केवल एक सम होती है, एक सम संख्या होती है, अभाज्य संख्या जोड़ा कहलाती है। ठीक है, ट्विन प्राइम नंबर, जैसे हम लोग ट्विन प्राइम नंबर बोलते हैं। ठीक है, दो संख्याओं के बीच में, दो अभाज्य संख्याओं के बीच में, दो संख्याओं के बीच में एक सम का अंतर होना चाहिए। ठीक है, यानी कि 2 का अंतर होना चाहिए या फिर 4 का अंतर होना चाहिए, मतलब सम संख्या का अंतर होना चाहिए, तो उसे हम लोग ट्विन प्राइम नंबर बोल देते हैं। जैसे 5 और 7 में 2 का अंतर है और इनका HCF 1 के बराबर है। 3 और 5 भी एक प्राइम नंबर है जिसका HCF 1 के बराबर है और इनके बीच का अंतर 2 है। तो ट्विन प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर, इन तीनों के बारे में हमने विस्तार से जाना। को प्राइम नंबर क्या होता था, यहाँ पर को प्राइम नंबर में ये दोनों संख्या अनिवार्य नहीं थी कि प्राइम नंबर ही हो। ठीक है, सिर्फ HCF 1 के बराबर होना चाहिए। और ट्विन प्राइम नंबर में दोनों संख्याओं के बीच में HCF 1 के बराबर होना चाहिए और इन दोनों का अंतर भी 2 के बराबर होना चाहिए और ये दो संख्याएं भी प्राइम होना चाहिए। इसी प्रकार 13 17 है, 11 13 है, 17 19 है, 29 31 है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, जानते हैं अगले पॉइंट के बारे में। सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण, पूर्णांक, परिमेय एवं वास्तविक होती हैं। ये तो मैंने जाना ही है। अब जानते हैं हम सभी पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक, परिमेय एवं अपरिमेय संख्या। दोस्तों मैंने यहाँ पर पढ़ाया ना, जो बताया, यह रियल नंबर से नीचे आ रही है, हमने क्लासिफाई किया है। तो जो अभाज्य संख्याएं हैं जो मैंने ऊपर पढ़ा, यह अभाज्य संख्या प्राकृतिक संख्या होती है और प्राकृतिक संख्या सदैव एक पूर्णांक होता है, धनात्मक पूर्णांक होता है। यह सदैव एक पूर्णांक संख्या होती है, यह हमेशा परिमेय होता है। इस हिसाब से आप क्लासिफाई किए हैं, तो ये बहुत ही, इसे नहीं लिखना चाहिए तब भी लिखा गया है, एग्जाम में आता है। यदि आपको ग्राफ नहीं पता है तो आप इसमें कंफ्यूज हो सकते हैं, तो ग्राफ काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, आप अपने माइंड में रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। सभी पूर्णांक परिमेय एवं वास्तविक होते हैं। ठीक है, मतलब काल्पनिक नहीं होते हैं, वर्गमूल सदैव धनात्मक होता है। और 7वें पॉइंट के बारे में जानते हैं। सभी पूर्णांक परिमेय एवं परिमेय संख्याएं होती हैं। अगले पॉइंट के बारे में जानते हैं। सभी पूर्णांक परिमेय एवं अपरिमेय संख्याएं वास्तविक संख्याएं होती हैं। 8वां है अभाज्य एवं सम तथा विषम संख्याएं होती हैं। अभाज्य एवं यौगिक मतलब कंपोजिट नंबर, सम तथा विषम संख्याएं होती है। हाँ सही है, अभाज्य संख्या में सिर्फ 2 ही ऐसी संख्या है जो कि सम है। 9वें पॉइंट के बारे में जानते हैं। प्राकृतिक यानी अभाज्य संख्या, कंपोजिट नंबर, सम संख्या, विषम संख्या एवं पूर्ण संख्याएं कभी भी ऋणात्मक नहीं होती है। पूर्ण संख्याओं में 0 से लेके 0 और नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या जाती है, ये कभी भी ऋणात्मक नहीं होता है। और प्राकृतिक संख्या कभी भी ऋणात्मक होती ही नहीं है, हम प्राकृतिक संख्या में ही अभाज्य संख्या, कंपोजिट नंबर, सम एवं विषम देखते हैं। सही है। भिन्न संख्याएं परिमेय होती हैं। भिन्न मतलब विषय बड़े के ग्रुप में जिसका अंश और हर एक पूर्णांक हो उसे हम लोग भिन्न कहते हैं। ठीक है, HCF हमेशा 1 के बराबर हो, 1 के बराबर होना चाहिए, कोई ज़रूरी नहीं था, होना चाहिए। यदि नहीं है तो छोटा कर सकते हैं।
अब जानते हैं 11वें पॉइंट के बारे में। 2 के अतिरिक्त सभी अभाज्य संख्याएं विषम है। ये तो 3 बार हो चुका है। 0 धनात्मक ऋणात्मक नहीं होता है। किसी भी संख्या में शून्य का भाग देना परिभाषित नहीं है, अर्थात यदि किसी संख्या में शून्य से भाग देते हैं तो भागफल अनंत इनफाइनाइट या नॉन इनफाइनाइट आता है। जैसे ये किसी संख्या में 0 से डिवाइड किए तो यह इनफाइनाइट आएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले पॉइंट पर। अब जानते हैं 14 पॉइंट। 0 को किसी भी संख्या से भाग देने पर शून्य आता है। 0 में किसी संख्या से भाग दें हमेशा वह शून्य के बराबर होता है। ये तो प्रॉपर्टी दी गई है कक्षा जो 2, 3, 4 में पढ़ाया जाता है, जहाँ एक कोई रियल नंबर है ना कि काल्पनिक नंबर है। काल्पनिक नंबर रहेगा तब भी 0 के बराबर होता है, क्योंकि वह भी एक प्रकार की संख्या है। 15 पॉइंट के बारे में जानते हैं। किसी संख्या में किसी अंक का स्थान के अनुसार जो मान होता है उसे उसका स्थानीय मान कहते हैं। जैसे 5283 का स्थानीय मान, उससे आगे 0 लगा तो जितना अंक है। किसी संख्या में किसी अंक का जो वास्तविक मान होता है उसे जातीय मान, यहाँ पर स्थानीय मान और जातीय मान के बारे में बताया गया है। जैसे 2 का जातीय मान 2 है। तो 2 परिमेय संख्याओं का योगफल तथा गुणनफल सदैव परिमेय संख्या होती है। ठीक है, 2 परिमेय संख्याओं का गुणा कीजिए या फिर भाग कीजिए, वह हमेशा ही परिमेय संख्या होगी। यहाँ पर भागफल की बात नहीं हो रहा है। 2 परिमेय संख्या है उनका सिर्फ योगफल और गुणनफल की बात कर रहा है। नेगेटिव पॉजिटिव की बात नहीं कर रहा है। नेगेटिव और भागफल की बात नहीं कर रहा है। ठीक है, तो जो परिमेय संख्याओं का योगफल अथवा गुणनफल सदैव परिमेय संख्या होती है। इसी प्रकार से 2 अपरिमेय संख्याओं का योगफल अथवा गुणनफल सदैव परिमेय संख्या होती है। इस बात को हाईलाइट करने चाहिए, एग्जाम में तो आपको पूछ ही सकता है। यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है। 2 परिमेय संख्याएं हैं, यदि इनका योगफल करते हैं, जैसे √2 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, उनका योगफल कर देते हैं √2 + √2 2√2, तभी तो ये अपरिमेय संख्या में प्राप्त हो रही है ना। इनका योगफल कभी कभी परिमेय संख्या तथा कभी अपरिमेय संख्या होता है, मतलब परिमेय और अपरिमेय दोनों हो सकता है। योगफल और गुणनफल 2 अपरिमेय संख्या का। ठीक है, चलिए 19वें पॉइंट पर चलते हैं। एक परिमेय संख्या तथा एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल अथवा योगफल सदैव अपरिमेय संख्या होता है। परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का यदि गुणनफल करते हैं, योगफल करते हैं, तो ये सदैव अपरिमेय होगा ही। परिमेय अपरिमेय का गुणनफल और योगफल अपरिमेय होता है, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, एग्जाम में सीधे, ये तो यूपीएससी लेवल का क्वेश्चन है, एग्जाम में सीधे आएगा टिक लगाने के लिए। पाई एक अपरिमेय संख्या है, ये सभी को पता होगा शायद। लोग बोलते हैं पाई का मान 22/7 होता है, परंतु पाई का मान 22/7 नहीं होता है, वो एक्सप्रोस में होता है, मतलब लगभग में होता है। तो इस बात को भी ध्यान रखना है। आपको पता होगा ही कि पाई एक अपरिमेय संख्या है जिसे p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, परंतु 22/7 तो हम लोग उसे p/q के रूप में लिख दिए, तो ये कैसे एक अपरिमेय संख्या होगा? नहीं होगा, परिमेय संख्या हो जाएगा। तो चलिए जानते हैं वो जो है ना लगभग के बराबर होता है। चलिए जानते हैं रूल नंबर 21 के बारे में। 2 परिमेय संख्याओं या 2 अपरिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं। यदि हम 2 परिमेय संख्या लें या फिर 2 अपरिमेय संख्या लें, जैसे √2 पाई, इनके बीच में अनंत अपरिमेय संख्या होती हैं। ठीक है, इररेशनल नंबर होते हैं।
तो चलिए रोज हम 20.28.22 के बारे में जानते हैं। परिमेय संख्या का दशमलव निरूपण सीमित होता है जबकि सीमित या असीमित आवर्ती होता है। ठीक है, परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार या तो सीमित होता है या असीमित होता है, या तो सीमित होता है या तो असीमित आवर्ती होता है। आवर्ती का आपको यहाँ ध्यान रखना है। जैसे 1.4 0.25 ये तो सीमित हो गया, परंतु यदि हम यहाँ पर 1.6 भाग दें तो 0.1 0.666 ज़्यादा जाएगा। यह एक असीमित आवर्ती है। ठीक है, पॉइंट नंबर 28 के बारे में जान लेते हैं। यहाँ पर दशमलव निरूपण के बारे में बात हो रही है। अपरिमेय संख्या का दशमलव निरूपण अनंत एवं अनावर्ती होता है, मतलब अपने मान को कभी भी रिपीट नहीं करता है। जैसे √2√3। अब चलिए अपने टॉपिक पर आगे बढ़ते हैं। अब जानते हैं हम लोग इसके आगे का भाग। मैंने अपने PDF को कलरफुल बना दिया। ठीक है, यदि आप इसका क्या बोलते हैं PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, लिंक पर क्लिक करिए, वहाँ से इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। मैं यहाँ पर इस PDF को अपने गूगल ड्राइव या फिर किसी ऐसे प्लेटफार्म पर अपलोड कर दूंगा जहाँ से लिंक क्रिएट करके आप लोगों को दे सकूँ। ओके, तो चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे, जानते हैं इसके अगले भाग में विभाजित पॉइंट नंबर 23 के बारे में। 23 तो हो चुका है, 24 पॉइंट के बारे में हम जान लेते हैं। तो प्रत्येक सम का वर्ग एक सम संख्या होता है और प्रत्येक विषम संख्या का वर्ग एक विषम संख्या होता है। पूरा फुल जूम कर लेते हैं, आपको दिखाने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है। तो आपको पता होना चाहिए कि एक सम संख्या का वर्ग सम संख्या और एक विषम संख्या का वर्ग विषम संख्या होती है। ओके, अब जानते हैं दशमलव संबंधित बिंदु पॉइंट आपको याद रखना है। यहाँ पर इस हाईलाइटर को चेंज कर लेता हूँ ताकि हमारा PDF कलरफुल बन जाए। यहाँ पर 3.4 को हम लिख सकते हैं 0.75 जो कि सीमित है। 11/3 को हम लिख सकते हैं 3.6 जो कि यह एक असीमित आवर्ती है, अपने मान को रिपीट करने वाला है। 25 पॉइंट के बारे में जान लेते हैं। यदि दशमलव संख्याएं 0.x और 0.xy के रूप में दी होती हैं तो इन्हें P/Q के रूप में निम्नलिखित बदलते हैं। सबसे पहले तो ये करेंगे 0.x को ऊपर रखेंगे, जितने 0 उतना नीचे लगा देंगे। ये तो यार सभी को पता है। पॉइंट दशमलव के बाद जितने अंक होते हैं उतना हम एक लिखकर 0 लगा देते हैं। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं अगले पॉइंट पर, जानते हैं 26 के बारे में। यदि अशांत आवर्ती दशमलव संख्या जैसे 0.xy के रूप की हैं तो इन्हें परिमेय संख्या P/Q के रूप में निरूपित किया जा सकता है। ठीक है, यदि अनंत आवर्ती दशमलव संख्या है तो इसे हम लोग P/Q के रूप में निरूपित कर सकते हैं। जैसे यदि हम कोई संख्या है, पॉइंट के बाद यक्स है, यानी कि यक्स ज़्यादा अनंत बार आ रहा है, तो हम उस संख्या को ऊपर लिखेंगे और जो संख्या रिपीट हो रही है, जितनी बार हो रही है, जो संख्या है उतना हम 9 लगा लेंगे। जैसे यहाँ पर एक ही संख्या सिर्फ यक्स रिपीट हो रही है तो यक्स लगा देंगे। यदि 2 संख्याएं रिपीट कर रही हैं तो यहाँ पर 2 संख्याओं उस संख्या को ऊपर देंगे और जितनी संख्या है, अलग अलग संख्या है, उतना हम 9 लगा देंगे। ठीक है, तो इससे हम बड़ी आसानी से एक परिमेय संख्या के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं दशमलव परिमेय संख्या को।
अब पॉइंट नंबर 27 के बारे में हम जान लेते हैं। यदि अशांत आवर्ती दशमलव संख्या 0.1 एक तो जो रिपीट नहीं हो रही है और एक रिपीट हो रही है, इसी प्रकार से 0.x रिपीट नहीं हो रहा है, y और z रिपीट हो रहा है, तो इसे हम लोग किस प्रकार बदलेंगे इसके बारे में हम जान लेते हैं। तो इन्हें संख्या पिवट के रूप में बदल सकते हैं। क्या है, इसके लिए हम सबसे पहले 0 पॉइंट के बाद जो संख्या है उससे हम लिखेंगे, और जो संख्या रिपीट नहीं हो रही है उसे हम उस संख्या में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यानी कि घटा देंगे। और जो संख्या रिपोर्ट हो रही है, जितनी संख्या रिपीट हो रही हैं उतना हम 9 लिखेंगे, और जो नहीं हो रही है उसके स्थान पर हम लोग 0 लिखेंगे। ठीक है, इसी प्रकार से इसमें भी है। सबसे पहले 0 के बाद जितनी संख्या रिपीट हो रही है, जो संख्या रिपीट हो रही है या फिर नहीं हो रही है उसे हम लिख लेंगे, और जो नहीं हो रही है उसे हम घटा देंगे, और जो संख्या रिपीट हो रही है उतना हम 9 लिख देंगे, और जो नहीं हो रही है उसके स्थान पर हम 0 लिख देंगे। तो यह एक क्या परिमेय संख्या के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। आपको यह भी ध्यान देना है XYZ एक प्रकार का परिमेय प्राकृतिक संख्या है। यहाँ पर देखिए एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। क्या करेंगे, स्क्रीनशॉट तभी रख देते हैं गैलरी में, कभी गैलरी ओपन करूँगा तो वहाँ से देख सकता हूँ। स्क्रीनशॉट क्यों नहीं हुआ यार, इतना देर क्यों हो रहा है। अब चलिए हम जानते हैं विभाज्यता का नियम, रूल ऑफ डिविजिबिलिटी। यहाँ पर सबसे पहले हम जानेंगे कि विभाज्यता का नियम हमें पढ़ना क्यों जरूरी है, महत्व के बारे में जानते हैं। तो दोस्तों आपको यह ध्यान देना है, विभाज्यता के प्रश्न सीधे न पूछ जाएं तो भी अनेक प्रश्नों में जैसे सरलीकरण को हल करने में इसका ज्ञान आवश्यक होता है। समझ पा रहे हैं पॉइंट को। पॉइंट ये है कि विभाज्यता के नियम से सीधे प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं, परंतु अन्य चैप्टर में इसका बहुत ही बड़ा योगदान है। अब प्रश्नों की व्यापकता के बारे में जान लेते हैं कहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सरलीकरण और संख्या पद्धति से संबंधित प्रश्न में तीव्रता लाने हेतु संकल्पना अति लाभकारी है। हल करने का मूल मंत्र क्या है, विभाज्यता के नियमों जैसे 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 7, 11, 13 आदि हेतु मेंटल कैलकुलस हमारी तीव्रता, समय प्रबंधन तथा वह एक्यूरेसी को बढ़ाता है। तो यदि इसे विभाज्यता का नियम आपको पता है तो मेंटल कैलकुलेशन बहुत ही फास्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए जानते हैं 2 से 9 तक की संख्याओं की विभाज्यता के मौलिक सूत्र क्या है। तो 2 और 3 ये सभी विभाज्यता के नियम के बारे में हम विस्तार से जानते हैं। चलिए जानते हैं 2 से विभाज्यता के नियम। यदि किसी संख्या का अंतिम अंक 0 या सम संख्या हो तो वह 2 से विभाज्य संख्या होती है। ठीक है, यदि किसी अंक में 0 हो या फिर सम संख्या हो, जैसे 2, 4, 6, x, ये सभी सम संख्या होती है, इकाई अंक होना चाहिए। 3 से विभाज्यता का नियम क्या है, यदि किसी संख्या का अंतिम अंक के योगफल मतलब संख्याओं का योगफल 3 से विभाज्य हो तो वह संख्या 3 से विभाज्य होती है, जैसे 4, 3, 2। संख्या को ऐड कीजिए तो यहाँ हमारे पास 3, 2, 5, 5, 4, 9, 9 3 से डिविजिबल है, अतः दी गई संख्या 3 से विभाज्य है। 4 से विभाज्यता का नियम के बारे में हम जान लेते हैं।
यदि किसी संख्या के अंतिम दो अंक 4 से विभाज्य हो या फिर किसी संख्या के अंतिम दो अंक 2 से अधिक शून्य हो, 2 या 2 से अधिक कर सकते थे यहाँ पर, क्योंकि दो अंक शून्य रहेंगे तो वह 4 से विभाज्य ही होगा, तो वह संख्या 4 से विभाज्य होती है। जैसे यहाँ पर 24 दिया गया है, अंतिम के दो अंक 24 है, 24 को 4 से डिवाइड करते हैं तो 4 छक 24 होता है, तो 6 बार जाता है भाग, तो यहाँ पर यह संख्या दी गई संख्या 4 से विभाज्य है। अब चलिए जानते हैं 5 से विभाज्यता का नियम, डिविजिबल बाई एनी नंबर 5। यदि किसी संख्या का अंतिम अंक 0 या 5 हो तो वह 5 से विभाज्य होगी। ठीक है, अंतिम अंक 0 होना चाहिए या फिर 5 होना चाहिए, तो संख्या दी गई संख्या 5 से विभाज्य हो जाती है। चलिए जानते हैं 6 से विभाज्यता का नियम। यदि कोई संख्या 2 और 3 से विभाज्य हो तो वह संख्या 6 से भी विभाज्य होती है। तो दोस्तों आपको यह ध्यान देना है, जैसे मान लीजिए ये 2 और 6 का गुणनफल 6 के बराबर है और इनका एचसीएफ 1 के बराबर है। जैसे मान लीजिए 6 विभाज्यता का नियम मैंने यहाँ पर बनाया, इसी प्रकार से बना सकते हैं। दो संख्या लीजिए जिनका गुणनफल अभाज्य हो, एक संख्या लीजिए जिसका गुणनफल अभाज्य हो और उन संख्या को डिवाइड करते हैं तो वह संख्या क्या होगी, डिवाइड हो जाएगी। यदि उनका जो गुणनफल है, संख्याओं का गुणनफल है, भाजक का गुणनफल कर सकते हैं, उनका एचसीएफ 1 के बराबर नहीं आता है तो कुछ कॉमन है, तो वह संख्या उनके भागफल के गुणनफल से डिवाइड नहीं होगी। चलिए इस कॉन्सेप्ट को हम आगे जानने वाले हैं। तो इस प्रकार किसी संख्या के 6 से विभाजित होने के लिए ज़रूरी है कि यहाँ पर दिया गया है उस संख्या का अंतिम अंक सम हो, यानी कि इवन हो। 6 से देखिए यहाँ पर जितनी भी संख्या उदाहरण दी गई है इवन नंबर है। ठीक है, यहाँ पर 2 शामिल है ना, 2 तो इवन होता है ना, डिवाइड ही नहीं होगा। तथा उस संख्या का अंकिक योगफल 3 से विभाज्य हो। या तो बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट लगा दिया। क्या लगा दिया, जैसे 3 से विभाज्यता का नियम है कि संख्या 2 और 3 से डिवाइड होना चाहिए, और 2 से विभाज्यता का नियम यही है कि इकाई का अंक इवन होना चाहिए, और 3 से विभाज्यता का नियम यह है कि अंकों का योगफल 3 से डिवाइड होना चाहिए। तो यह रूल आप लगा दीजिए 6 से डिवाइड के नियम में। बहुत ही आसान है। बाहर बारिश होने लगी, थोड़ा सा आवाज़ आ सकती है, कोई बात नहीं, तभी टॉपिक को कवर करते हैं। अब चलिए जानते हैं हम 7 से विभाज्यता का नियम, रूल ऑफ डिविजिबिलिटी 7। तो यहाँ पहले ऑस्कुलेटर का अर्थ समझना आवश्यक है। निगेटिव ऑस्कुलेटर का अर्थ होता है कि संख्या को 10 का अपवर्त होने के लिए एक कम या अधिक कर दिया जाता है। जैसे 21 को हम लिख सकते हैं 2 × 10 + 1 = 21। इसी प्रकार से 29 को हम लिख सकते हैं 5 × 10 - 1 = 59। तो 7 से विभाज्यता के नियम ऑस्कुलेटर 2 हमारी मदद करता है। ऑस्कुलेटर 2 जैसे यहाँ पर ऑस्कुलेटर 1 था ना, +-1 करते थे, यहाँ पर 2 कर रहा है। जैसे 112 बराबर लिख सकते हैं 11 - 2 × 2। 7 से विभाज्य है।
तो दोस्तों हम लोग करते क्या है ना, इसमें ये जो इकाई का अंक है इससे हम लोग छोड़ देते हैं और बची हुई संख्या 11 है, इकाई को अंक से घटा देते हैं। तो ये बच गया हमारा कितना, 2 घटाएंगे, परंतु यहाँ पर तो हम पहले गुणा करना होगा ना, 2 से गुणनफल कर देंगे 7 के बराबर आ जाएगा। चलिए अगला उदाहरण देख लेते हैं। दोस्तों आपको 7 से विभाज्यता का नियम सिर्फ यही याद रखना है, जैसे यहाँ पर हमें 112 को 7 से डिवाइड करना है। ओके, तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे इकाई अंक 2 है और दहाई सैकड़ा का स्थान 11 है। तो यहाँ पर आपको इकाई अंक छोड़ देना है, इकाई अंक छोड़ देंगे तो यहाँ पर 11 बच जाएगा और इकाई अंक 2 गुना घटा देंगे, 2 गुना घटाएंगे, ठीक है। तो 2 गुना घटाएंगे तो 4 हो जाएगा। तो 11 में से 4 गया तो 7 बचा, यानी कि 7 7 से डिवाइड होता है, अतः 112 भी 7 से डिवाइड हो जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पर दिया गया है 343, 343 में 3 को छोड़ दीजिए और 3 का 2 गुना कीजिए और बची हुई संख्याओं से डिवाइड कर दीजिए। हमने 34 में से 6 गया तो हमारे पास 28 बच जाएगा। तो हम जानते हैं 7 चौक 28 होता है, तो अतः ये दी गई संख्या 7 से डिवाइड होती है। 343 भी 7 से डिवाइड है, तो ये 7 से डिवाइड का नियम आपको आ ही गया होगा। चलिए हम जानते हैं 8 से विभाज्यता का नियम। 8 से विभाज्यता का नियम बहुत ही आसान है, जिस प्रकार से 2 और 4 के मैंने विभाज्यता का नियम देखा, इसी प्रकार से 8 से विभाज्यता के नियम के लिए हम इकाई के 3 अंक देखते हैं 8 से डिविजिबल है या फिर नहीं है। तो चलिए इसे हम पढ़ लेते हैं। यदि किसी संख्या के अंतिम 3 अंकों से निर्मित संख्या 8 से विभक्त हो तो वह संख्या भी 8 से विभाज्य होगी। यदि किसी संख्या का अंतिम अंक 0 हो तो भी वह संख्या 8 से विभाज्य होती है। जैसे यहाँ पर दिया गया है, अंतिम के 3 अंक देख लीजिए 8 से डिविजिबल है या फिर नहीं है। तो 8 का नाम 8 भाग 1 बार गई, 64 हुआ, 8 बटे 64, तो ये भाग पूरा चली गई, तो ये संख्या 8 से डिविजिबल है। या फिर 3 अंक 0 है तो भी 8 से डिविजिबल होगी, ये भी संख्या 8 से डिविजिबल है। अब चलिए जानते हैं 9 से विभाज्यता का नियम। जिस प्रकार से 3 के विभाज्यता का नियम है, उसी प्रकार से 9 का भी विभाज्यता का नियम है। तो चलिए हम इसके बारे में जान लेते हैं। यदि किसी संख्या का आंकिक योगफल 9 से विभाज्य हो, ठीक है, तो वह संख्या 9 से विभाज्य होती है। जैसे इनको जोड़िए, 9 के यदि 9 का योगफल 9 है या फिर 9 के गुणनफल के बराबर है तो वह संख्या 9 से विभाज्य होगी। जैसे यहाँ पर जोड़ रहे हैं, 4 3 7, 7 2 9, 9 3 11, 9 3 12 होता है, 9 3 12, 12 12 4 16, 16 2 18, तो 9 दूनी 18, 9 से डिविजिबल हो चुका है। तो दी गई संख्या 9 से डिवाइड है। चलिए जानते हैं 10 से विभाज्यता का नियम। 10 को हम लिख सकते हैं 5 × 2। तो कोई भी संख्या यदि सम है और इकाई का अंक 0 और 5 है तो वह संख्या 10 से डिवाइड हो जाएगी। सिंपली वही रूल लगाइए जिस प्रकार से मैंने 6 के रूल में बनाया था, ठीक है। तो यहाँ पर फिर देखिए, कोई भी संख्या अंतिम के अंक में 0 हो या 10 से विभाज्य हो तो वह संख्या 10 से विभाजित हो जाती है। जैसे 10 20 200 300 इत्यादि। ये देखिए, ये सभी संख्याएं सम संख्याएं हैं और अंतिम के अंक 0 होंगे सिर्फ। अब चलिए जानते हैं 11 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है। यदि किसी संख्या के सम एवं विषम स्थानों पर स्थित अंकों का योग एवं एक दूसरे के बराबर हों या फिर उनका अंतर 11 के से विभाज्य हो तो वह संख्या 11 से विभाज्य होती है। जैसे यहाँ पर दिया गया है
9174 क्या 11 से डिवाइड है? चलिए जानते हैं। सम स्थानों का योगफल और विषम स्थानों का योगफल क्या कहता है। तो यहाँ पर विषम स्थानों का योगफल देखते हैं, 9 7 16 हो गया और सम स्थानों का योगफल 5 हो गया। इनका अंतर देख लेते हैं, 11 आ गया, यानी कि संख्या दी गई संख्या 11 से डिविजिबल है। 12 से विभाज्यता का नियम, 12 का गुणनखंड कर दिया 4 3 12, इनका एचसीएफ देखिए 1 के बराबर है, तो 3 और 4 की विभाज्यता का नियम लगा दीजिए, यानी कि यदि संख्या के अंकों का योगफल 3 से डिवाइड है तो वह संख्या 3 किससे डिवाइड है, और दूसरी कंडीशन वह संख्या सम है, अंतिम का 2 अंक 4 से डिविजिबल है। देखिए 4 से डिविजिबल है क्योंकि अंतिम में 4 अंक 4 4 हैं, 11 पर जा रहा है। अब चलिए जानते हैं 3 से डिविजिबल है कि नहीं है। अंक को जोड़ दिए, 4 4 8, 8 के 9 9 18, यानी कि संख्या भी 3 से डिविजिबल है, 3 से 18 होता है। तो यहाँ पर 4 से विभाज्यता का नियम हमें पता हो गया। चलिए देखिए इसमें किस किस प्रकार दिया गया है। यदि कोई संख्या 3 तथा 4 दोनों से विभाज्य हो तो वह संख्या 12 से भी विभाज्य होती है। आपको 12 से विभाज्यता का नियम पता हुआ? हाँ पता हुआ। यहाँ पर देखिए 13 से विभाज्यता का नियम, 13 के लिए ऑक्सीलेटर 4 है, ये ऑक्सीलेटर 4 है मतलब उसे 4 से मल्टीप्लाई हम करेंगे। ठीक है ठीक है ठीक है। यहाँ हमारा ऑक्सीलेटर ऋणात्मक नहीं है। 1 मोर ऑक्सीलेटर के लिए यहाँ कार्यप्रणाली भिन्न होगी। जैसे 143 को पता करना है, क्या यह 13 से डिवाइड है, तो इसमें क्या कीजिए आप ना, यहाँ पर लिया गया है कि लेकिन यहाँ हमारा ऑक्सीलेटर ऋणात्मक नहीं है तो हम इसे घटाना नहीं है, इसे हमें जोड़ना है। जैसे हमें यहाँ पर 143 दिया गया है, तो 143 को हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस इकाई अंक को हम छोड़ देंगे, बचा 34, और इकाई अंक में हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4 से मल्टीप्लाई करने पर जोड़ देंगे, तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 3 12, 12 14 हुआ 26, 13 दूनी होता है 26, यानी कि 13 से डिवाइडेबल है। इसी प्रकार से ये भी संख्या देख सकते हैं। इसमें क्या कीजिए, इकाई अंक छोड़ दीजिए, 5 32 हो गया, 32 को 4 से और इकाई अंक में 4 से मल्टीपल कर दीजिए, 20 हो गया, 32 में भी जोड़ देंगे तो 52 हो गया, 52 13 चौक 52, जो कि 13 से डिविजिबल है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप 13 से विभाज्यता का नियम पता कर सकते हैं। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही बुक में नहीं दिया होता है, तो याद रखिए। जिस प्रकार से 7 का विभाज्यता का नियम था उसी प्रकार से 13 के भी विभाज्यता का नियम है। तो चलिए हम जानते हैं 14 से विभाज्यता के नियम के बारे में। रूल ऑफ डिविजिबिलिटी 14, कोई भी संख्या जो 7 एवं 7 दूनी 14 होता है और इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ 1 के बराबर है, यानी कोई भी संख्या जो सम है और 7 से विभाज्यता के नियम का पालन करता है वो संख्या 14 से विभाज्य होगी। उसी प्रकार से है, बहुत ही आसान है। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर मैंने 6 से डिविजिबल का नियम और इसके बाद 5 का, और इसके बाद हम लोग 5 का 10 का, और इसके बाद 14 का और 12 का विभाज्यता का नियम 2 संख्याओं के द्वारा हम पता कर रहे हैं। चलिए जानते हैं 15 की विभाज्यता का नियम। 5 3 15 होता है और 3 5 एक दूसरे के कोप्राइम नंबर हैं, यानी कि एचसीएफ 1 के बराबर है। यदि से कोई संख्या 3 और 5 से डिविजिबल है तो संख्या 15 से भी डिवाइड होगी। अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पर। यहाँ पर तो पेज तो एक ही है, हमें जूम आउट कर लेना है, Alt + Enter।
16 से विभाज्यता के नियम के बारे में जान लिया मैंने। 15 से विभाज्यता का नियम जाना कि कोई संख्या 3 और 5 से डिवाइड है तो वह संख्या 15 से भी डिवाइड है। इसी प्रकार से 16 से विभाज्यता के नियम हम क्या करेंगे। देखिए दोस्तों, 16 से विभाज्यता के नियम को अंतिम के हम 4 अंक देखते हैं, क्योंकि 16 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 4। 2 की पावर 4 में पावर 4 है तो अंतिम के 4 अंक देखते हैं, जिससे हम 2 से विभाज्यता के नियम में देखे थे कि 2 के हम लिख सकते हैं 2 की पावर 1, यानी कि इकाई के अंक को हम देखते थे कि 2 से डिविजिबल है या फिर नहीं है। इसी प्रकार से 4 से विभाज्यता के नियम हम देखा था कि अंतिम के 2 अंक 4 से डिविजिबल हैं या फिर नहीं है, और 4 कर लिख सकते हैं 2 की पावर 2। इसी प्रकार से 8 से विभाज्यता का नियम हम देखे थे कि अंतिम के 3 अंक 8 से डिविजिबल हैं या फिर नहीं है। इसके लिए हम 8 को लिख सकते हैं 2 की पावर 3, तो अंतिम के 3 अंक देखते थे। इसी प्रकार से 16 से विभाज्यता के नियम में हम 16 लिख सकते हैं 2 की पावर 4, तो यहाँ पर इकाई के अंक को हम 4 देखेंगे कि डिविजिबल है या फिर नहीं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार का स्थान तक हम देखेंगे 16 से डिविजिबल है या फिर नहीं है। इसी प्रकार से यहाँ पर दिया गया है, कोई भी संख्या जिनके अंतिम 4 अंकों से निर्मित संख्या 16 से विभाज्य हो, वह संख्या 16 से विभाज्य होगी। जैसे यहाँ पर देखिए, अंतिम के 4 अंक डिविजिबल है या फिर नहीं है, तो 16 का नाम 16 बच गया 3, हो गया 32, 16 दूनी 32, ये संख्या डिविजिबल है। इसी प्रकार से यह भी डिविजिबल है। अब चलिए जानते हैं 17 से विभाज्यता का नियम। 17 विभाज्यता का नियम आपको पता है? नहीं पता होगा तो सिंपली ये भी उसी प्रकार का है जिस प्रकार से मैंने 7 और 13 के विभाज्यता का नियम सीखा। इसमें जो है 17 के लिए इसका ऑक्सीलेटर 5 है और ऋणात्मक है, यानी कि इकाई अंक में 5 से गुणा करके सब्ट्रैक्ट कर देंगे, जैसे यहाँ पर हमें बताया भी गया है 5 है। और इसकी क्रियाविधि ठीक उसी प्रकार से जैसे 7 के संदर्भ में होती है। जैसे हमें पता करना है कि 1904 क्या 17 से डिविजिबल है, तो इसके लिए हम इकाई को अंक को छोड़ देंगे, बचा 190, और इकाई के अंक में हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, हुआ 20, और 1 यहाँ पर 190 में से 20 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा बच जाएगा 170, यानी कि 170 का 170 70 से डिवाइड है, यस डिवाइड है, तो ये संख्या डिविजिबल है। तो बहुत ही आसान है 17 से विभाज्यता का नियम। तो चलिए जानते हैं 18 से विभाज्यता के नियम के बारे में। रूल ऑफ डिविजिबिलिटी 18। यदि कोई संख्या 9 से विभाज्य हो, यानी कि 9 से विभाज्य हो। देखिए दोस्तों, 9 दूनी होता है 18, और देखिए यहाँ पर 2 और 9 एक दूसरे के को प्राइम नंबर है, इनका SCF 1 के बराबर है, तो ये आप वही रूल लगा सकते हैं, संख्या सम होना चाहिए और अंकों का योगफल 9 से डिविजिबल होना चाहिए। यदि कोई संख्या 9 से विभाज्य हो तथा उसका इकाई अंक सम हो, यहाँ सम करने का मतलब यह है कि 2 से विभाज्यता का नियम का यहाँ लगा रहा है, या फिर शून्य हो, तो वह संख्या 18 से डिविजिबल होगी। अब चलिए जानते हैं हम 19 से विभाज्यता का नियम। 1 मोर ऑक्सीलेटर धनात्मक, यानी कि 19 से विभाज्यता का नियम ऑक्सीलेटर 2 है, और यह धनात्मक हम ऐड करेंगे तो 13 के समान ही है। जिस प्रकार से मैंने 13 का विभाज्यता का नियम देखा था उसमें ऐड किया था, और 7 और 17 में हम लोग सब्ट्रैक्ट किया था 13 और 19, ठीक है। हाँ, 13 और 19 में हम लोग सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। या क्या हमने बोल दिया, गलत बोल दिया। देखिए दोस्तों, 7 और 17 में हम लोग सब्ट्रैक्ट किए थे, 13 और 17 में
मैंने ऊपर पढ़ा था क्या 17 और 7 में विभाज्यता के नियम में हम ऑक्सीलेटर ऋणात्मक लिया था और हम यहाँ पर 13 और 19 में विभाज्यता के नियम में हम लोग ऑक्सीलेटर धनात्मक लेते हैं। ठीक है, यही दिया गया है 13 जिस प्रकार 13 के समान है जैसे, और ऑक्सीलेटर 2 है, आपको यह भी ध्यान देना है। जैसे यहाँ पर 371 है, पता कर लगाना है क्या यह 19 से डिविजिबल है, तो इसमें इकाई अंक तो घटा दीजिए और 2 से मल्टीप्लाई कीजिए। 1 के इकाई अंक में तो 2 हो जाएगा, 2 ऐड कर दीजिए तो 1, और इसमें 36 में 2 ऐड कर दीजिए तो 38 हो जाएगा। 38 क्या 19 डिविजिबल है? यस डिविजिबल है, 19 दूनी होता है 38। तो दोस्तों इस प्रकार से आप 19 से भी विभाज्यता के नियम का पता कर सकते हैं। अब कुछ हम इम्पॉर्टेंट पॉइंट के बारे में जान लेते हैं। वो इम्पॉर्टेंट पॉइंट बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। ओके, तो ये 1 शॉट रिवीजन है, तो 1 शॉट रिवीजन ही हम लोग करेंगे। चलिए जानते हैं पॉइंट नंबर 1 के बारे में। लगातार n पूर्णांकों के समूह में से एक और केवल एक संख्या n से विभाज्य होगी। ठीक है, यदि n लगातार पूर्णांकों का समूह हमारे पास है तो वह संख्या केवल n से ही डिविजिबल होगी। मतलब स्वयं के बराबर संख्या स्वयं से ही डिविजिबल होगी, कहने मतलब यही है इसका है। अब चलिए जानते हैं पॉइंट नंबर 2 के बारे में। लगातार n संख्याओं का गुणनफल n फैक्टोरियल या n से विभाज्य होता है। क्या कह रहा है? लगातार n संख्याओं का गुणनफल, यदि n संख्याएं हैं, मान लीजिए 5 संख्याएं हैं और उनकी लगातार संख्याओं का गुणनफल हमेशा फैक्टोरियल से डिवाइड होता है। दोस्तों आप इसका मतलब नहीं समझ पाए हैं, चलिए समझा देते हैं विस्तार से। जैसे हमारे पास कोई संख्या है, जैसे यहाँ पर मैंने लगातार संख्या मतलब ले लेते हैं, 1 ले लिया मैंने, इंटू 2 ले लिया, और इसी प्रकार से इंटू 3 ले लिया और इंटू 4 ले लिया। इसी प्रकार से n तक ले सकते हैं। तो लगातार n संख्या में मैंने यहाँ पर 1 2 3 4 संख्या लिया, यह हमेशा फैक्टोरियल n से डिवाइड होता है। यानी कि यहाँ पर मैंने 4 संख्या लिया तो इससे हम फैक्टोरियल 4 ही लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये 4 से डिवाइड है। ओके, तो आप इसे देखिए। लगातार n संख्याओं का गुणनफल हमेशा फैक्टोरियल n से विभाज्य होता है। इसका मतलब भी फैक्टोरियल ही होता है, दोनों मतलब एक ही है। लगातार n संख्याओं का गुणनफल हमेशा n फैक्टोरियल से विभाज्य होता है। लगातार n संख्या, तो लगातार n संख्या में हम मान लेते हैं 1 से 10 तक संख्या लिख दिया,
और उनका गुणनफल करेंगे फैक्टोरियल n, तो हम उसे लिख ही सकते हैं। नहीं दोस्तों, कहने का मतलब इसका यह है ना, जैसे मैंने वहाँ पर फिर से बता देता हूँ, समझ में नहीं आया होगा मैं जानता हूँ। जैसे मैंने वहाँ पर 1 से 4 तक संख्या लिखा था, यदि वही संख्या 2 इंटू वही संख्या हम ले लेते हैं, कोई दूसरा ले लेते हैं, 7 गुणे 8 गुणे 9 ले लेते हैं, ठीक है। तो हम ये संख्या ले लेते हैं। अब देखिए ये लगातार n संख्या है, कितना है लगातार n बराबर 3 संख्या है। तो इसमें हम यह जो होगी ना फैक्टोरियल 3 से डिविजिबल होगी, फैक्टोरियल 3, क्योंकि मैंने यहाँ पर 3 संख्या ली है, यह नहीं रहेगा। चलिए देखते हैं फैक्टोरियल 3 से डिविजिबल है या फिर नहीं है। देखिए फैक्टोरियल 3 होता है 6, 3 इंटू 2 इंटू n, क्या यह 6 से डिविजिबल है? तो चलिए देख लेते हैं। 6 को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 2, तो 3 से 9 डिविजिबल हो जाएगा, 2 से 8 डिविजिबल हो जाएगा। तो इसका कहने का मतलब यही है, आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा। उस तरह तो सभी जानते हैं कि लगातार n प्राकृतिक संख्या है तो उसे हम फैक्टोरियल n लिख सकते हैं। फैक्टोरियल n संख्या डिविजिबल तो होगा ही। तो चलिए हम जानते हैं अगले पॉइंट के बारे में, पॉइंट नंबर 3 के बारे में। किसी संख्या n के लिए n की पावर p माइनस 1 हमेशा p से विभाज्य होता है। कोई संख्या है n, वह लिखा गया है n की पावर p माइनस 1, वो हमेशा p से डिविजिबल होता है। जहाँ ये भी ध्यान देना, जहाँ p एक अभाज्य ऋण संख्या है, पावर क्या है, एक अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर है। जैसे यदि n बराबर 2 और p बराबर 5 लेते हैं, 5 क्या है, अभाज्य संख्या है। 2 की पावर 5 माइनस 2 को हम लिख सकते हैं 32 माइनस 2 बराबर 30, जो कि 5 से विभाज्य है। आपको ध्यान देना है, यदि कोई संख्या n की पावर p है और p क्या है, एक प्राइम नंबर है, तो हमेशा वह प्राइम नंबर संख्या डिविजिबल होगी। बस चलिए पॉइंट नंबर 4 के बारे में जानते हैं। यदि किसी विषम संख्या के वर्ग को 8 से विभाजित किया जाता है, मतलब विषम संख्या है उसका वर्ग करते हैं, वर्ग करने वाले उसे 8 से विभाजित करते हैं, तो वह शेषफल हमेशा 1 आता है। सही बात है, यह सम संख्या है, सम संख्या विषम संख्या से भाग करेंगे तो शेषफल हमेशा 1 के ही बराबर आता है, परंतु 8 है। तो जैसे किसी विषम संख्या है उसका हम 8 से डिविजिबल करें तो हमेशा वह 1 के बराबर आता है। 8 के 24, 1 बचा, विभाजित करें तो शेषफल 1 आता है। तो ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए इसे भी हम अंडरलाइन कर देते हैं। आप लोगों के एग्ज़ाम के लिए बारिश थोड़ा पड़ा रही है। पॉइंट नंबर 5 के हम बारे में जानते हैं। कोई प्राकृतिक संख्या है n के लिए n की पावर 5 या n की पावर 4 के +1 का कोई इकाई अंक वही होगा जो n का इकाई अंक है। यानी कि कोई संख्या की पावर कितना कर लो, यदि जहाँ के कोई पूर्णांक है, जो n है वही उसका इकाई अंक होगा। जैसे 3 की पावर 5 में इकाई अंक क्या है, बेस ही है, जो कि बेस है 3 है। ये भी आपको इम्पॉर्टेंट है, जान लेते हैं पॉइंट नंबर 6 के बारे में। यानी कि इसका मतलब कहने का यही है कि ना, यदि 3 की पावर 5 यदि 5 का मल्टीपल है तो उसका बेस, उसका जो इकाई अंक होता है हमेशा 3 ही होता है। यदि किसी प्राकृतिक संख्या का वर्ग 3n
या 3n+1 या 4n या 4n+1 के रूप में है प्राकृतिक संख्या का वर्ग। तो जैसे 11 का वर्ग हमें दिया गया है, किसी प्राकृतिक संख्या का वर्ग 3n 3n+1 या 4n 4+1 के रूप में लिखा जा सकता है। किसी प्राकृतिक संख्या का वर्ग जैसे यहाँ पर दिया गया है, हमें कहाँ पर चले आए, जैसे यहाँ पर हमें 1 क्या है, 11 एक प्राकृतिक संख्या है, वर्ग किया मैंने 121 हो गया, और इसे हम 3n+1 के रूप में लिख सकते हैं या फिर 4n+1 के रूप में लिख सकते हैं। यह भी आपको पॉइंट में याद रखना है, किसी भी प्राकृतिक संख्या के वर्ग को हम 3n 3n+1 4n 4+1 के रूप में लिख सकते हैं। ओके, चलिए पॉइंट हम आगे बढ़ाते हैं, जानते हैं। यदि n कोई प्राकृतिक संख्या है, इसका अभाज्य गुणनखंड क्या ज्ञात किए, वो अभाज्य गुणनखंड को हम n की पावर p, a की पावर p, b की पावर q, c की पावर r डॉट 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 n तक है, जहाँ a b c क्या है, अभाज्य संख्याएं हैं, तथा p q r एक प्राकृतिक संख्या यानी कि नेचुरल नंबर है। तो n के गुणनखंडों की संख्या किस प्रकार देंगे, टोटल फैक्टर ऑफ नेचुरल नंबर, जो कि मैंने ज्ञात किया, वह क्या होगा, पावर में एक ऐड करके गुणनफल कर देंगे, यानी p+1 q+1 r+1। ये भी इम्पॉर्टेंट यार है, बहुत लोग इसी कॉन्सेप्ट बताने के लिए 40 मिनट ले लेते हैं, क्योंकि मैंने 40 मिनट में पूरा चैप्टर रिकवर कर दिया। चलिए पॉइंट नंबर 2 के बारे में जानते हैं। यदि दो गुणनखंडों में प्रदर्शित करने की विधि f/2 तथा f/2 है, यदि f सम हो तो f/2 विषम हो, f/2 होगा यदि f विषम हो। यदि दो गुणनखंडों में प्रदर्शित करने की विधि f/2 है, मतलब f/2 में हम जो है संख्या को दो गुणनखंड में रख सकते हैं। तो यदि f सम हो तो हम, यदि f सम हो तो यहाँ पर f+1/2 होगा यदि f विषम हो। ठीक है, f क्या है, कोई संख्या है। चलिए जानते हैं पॉइंट नंबर 3 के बारे में। यदि n के सभी गुणनखंडों का योगफल हमें ज्ञात करना है, जो भी हमें यहाँ पर दिया गया था फैक्टर, नंबर ऑफ फैक्टर हमें ज्ञात किया है f/2 और f+1/2। यहाँ पर 2 पॉइंट था ना, इसका कहने का मतलब यही है कि यदि संख्या सम है, f सम है, f क्या था, f था नंबर ऑफ फैक्टर। ठीक है, गुणनखंडों की संख्या सम है, तो नंबर ऑफ फैक्टर में कुछ डिवाइड करते हैं, तो उस संख्या को हम दो गुणनखंडों में प्रदर्शित कर सकते हैं। यदि f/2 है तो उस संख्या में दो गुणनखंडों के रूप में प्रदर्शित करने के लिए हमें एक ऐड करना होगा, यानी कि f+1/2 करना होगा। ठीक है, आपको समझ में आ ही गया होगा किसी संख्या को दो गुणनखंडों के रूप में प्रदर्शित करना। अब जानते हैं पॉइंट नंबर 3 के बारे में। पॉइंट नंबर 3 यही हमसे कह रहा है कि गुणनफलों का योगफल किस प्रकार से हम प्राप्त करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, सम ऑफ फैक्टर बराबर a की पावर, यानी कि एक क्या था, कोई प्राइम नंबर था, कोई प्राइम नंबर की पावर था जो कि एक नेचुरल नंबर है, a की पावर p+1, a की पावर p+1 -1, b की पावर q+1 -1, c की पावर r+1 -1 बटे a -1 b -1 c -1 क्या है, यह सम ऑफ टोटल फैक्टर है, यानी सभी गुणनफलों का योगफल है।
तो आपको यह भी याद रखना है। पॉइंट नंबर 4 के बारे में हम जान लेते हैं। पॉइंट नंबर 4 हमसे कह रहा है कि संख्या n के दो अभाज्य संख्याओं वाले गुणनखंडों में प्रदर्शित करने का तरीका 2k-1 है। संख्या n के दो अभाज्य संख्याओं वाले गुणनखंडों में प्रदर्शित करने का तरीका, यदि संख्या कोई है वो संख्या n है, उसे हम दो अभाज्य संख्याओं वाले गुणनखंडों में प्रदर्शित करना है तो उसे हम लोग 2k-1 के रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं, जहाँ के n के विभिन्न अभाज्य संख्या वाले गुणनखंडों की संख्या है। ठीक है, क्या क्या है, n के विभिन्न अभाज्य संख्या k है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब जानते हैं हम पॉइंट नंबर 5 के बारे में। ओके, तो पॉइंट नंबर 5 हमसे कह रहा है कि संख्या n के अभाज्य संख्याओं की संख्या दी गई है। अभाज्य संख्या मैंने बताया कि अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, जिन दो संख्याओं का यस्यप 1 के बराबर होता है उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, तो अभाज्य संख्या बराबर n इंटू 1-1/a, n-b/b, 1-n/c। n क्या है, वह एक संख्या है। चलिए जानते हैं अब हम कुछ विशेष नियम के बारे में जो कि डिविजिबिलिटी में बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। डिविजिबिलिटी में बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये इस साइड में क्यों नहीं हो रहा है, थोड़ा सा जूम करना पड़ेगा क्या। ठीक है, विशेष नियम में नियम 1 के बारे में जानते हैं हम। यदि दो अंकों की संख्या के अंकों का योगफल, यदि दो अंकों की संख्या के अंकों का योगफल a है, यदि संख्या के अंकों को पलट दिया जाए तो संख्या b घट जाती है, तो अभिन्न संख्या क्या होगी, 11a + b/2 होगी, दूसरा कोई नहीं होगा। रूल नंबर 2 के बारे में जानते हैं। यदि दो अंकों की संख्या के अंकों का योगफल a है, इसे सिंपली आप सॉल्व भी कर सकते हैं मैन्युअली। यदि संख्या को अंकों को पलट दिया जाए तो मूल संख्या b बढ़ जाती है, तो वह संख्या 11-a + -b होती है। बढ़ने पर -b हम को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, बाकी a होता है। रूल नंबर 3 के बारे में जानते हैं। यदि दो संख्याओं की एक संख्या और उनके अंकों को स्थिति को अदल बदल कर देने पर बनने वाली संख्या के बीच का अंतर यक्स हो तो संख्या के अंकों बीच का अंतर x/9 है। रूल नंबर 4 के बारे में जानते हैं। यदि दो अंकों की संख्या और उनके पलटी संख्या का योगफल x है तो उस संख्या के अंकों का अभिष्ट योग x/11 है। ठीक है, अब यहाँ पर जानते हैं कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल होता है। इसी प्रकार शेषफल बराबर भाजक बराबर ज्ञात कर सकते हैं, भागफल बराबर भी ज्ञात कर सकते हैं। रूल नंबर 5 के बारे में जानते हैं। यदि संख्या एक पावर n a-1 से डिवाइड करते हैं, मतलब आधार में से ये खाली 1 एक कम है उसे डिवाइड कर देते हैं, जैसे 3⁵ को हम 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो शेषफल हमेशा 1 होगा। जैसे यहाँ पर दिया गया है 1/n/a-1 को हमेशा शेषफल हमेशा 1 होगा जब n सम हो, यानी कि पावर सम होनी चाहिए। रूल नंबर 6 है कि यदि 1/n/a+1 जहाँ n सम संख्या है, शेषफल हमेशा 1 के बराबर होता है। एक ज़्यादा हो एक कम हो, पावर इवन है तो वह शेषफल हमेशा 1 के बराबर होगा, ओड नहीं होना चाहिए। यदि संख्या ओड है, पावर ओड है, तो शेषफल हमेशा उसका बेस ही होगा, यानी कि 1/n/a+1 से डिवाइड करेंगे तो शेषफल हमेशा a होगा। यदि n अंकों की संख्या
तब n क्यूब का इकाई के स्थान पर होगा। यह संख्या है 0, 1, 4, 5, 6, 9 के लिए उपयुक्त। जैसे कि संख्या क्यूब करते हैं तो वह संख्या की इकाई अंक हमेशा वही संख्या होगा। वह संख्या है इकाई अंक 0, 1, 4, 5, 6, 9। इसे 0 का क्यूब करेंगे 0 होगा, इकाई अंक 0 ही हुआ। इसी प्रकार का 1 का क्यूब करेंगे तो 1 ही होगा, इकाई का अंक 1 होगा। इसी प्रकार का 4 का क्यूब करेंगे 16 चौको 64, यानी कि इकाई का अंक 4 ही है। इसी प्रकार 5 का क्यूब करेंगे तो 125 होगा, 125 का इकाई अंक 1 ही है, 5 ही है। इसी प्रकार से 6 का हम क्यूब करेंगे तो 36 गुणे 6 करेंगे तो 36 के 6 हासिल 3, 36 का 18 3 21 216 हो गया। तो 216 में इकाई का अंक 6 ही है। इसी प्रकार 9 है, 9 का क्यूब करेंगे 9 9 81, 81 में 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 72, तो 779 हो जाएगा। तो 779 में इकाई का अंक 9 ही है। तो आपको यही बताना चाहता है कि यदि कोई संख्या है, यदि n एक अंक की संख्या है या फिर 2 भी अंक की हो सकती है, कोई ज़रूरी थोड़ी नहीं है, परंतु इकाई का अंक जो उसका है 0, 1, 4, 5, 6, 9 होना चाहिए। तो उसका क्यूब का इकाई अंक हमेशा वही संख्या होगी जो संख्या में का इकाई अंक है। तो चलिए अब जानते हैं रोल नंबर 9 के बारे में। यदि n एक अंक की संख्या है, एक अंक की 1 डिजिट की बात कर रहा है, n की पावर p में n का इकाई स्थान पर होगा, जहाँ p कोई धनात्मक संख्या है, पावर कोई रियल कह सकते हैं पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक है जिसे निगेटिव बोलते हैं, पूर्ण संख्या बोल सकते हैं, जिसमें 0 भी सम्मिलित हो सकता है, नहीं हो सकता है तो 0 सम्मिलित होगा तो 1 होगा ना। यह संख्या 5 या 6 के लिए प्रयुक्त है। सिंपली वही रूल लगा रखा है, कुछ नहीं है। तो दोस्तों यहाँ से हुआ नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति कंप्लीट। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। अब चलिए जानते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक कौन सा है। तो यहाँ पर मैंने नंबर सिस्टम को कंप्लीट कर दिया है। अब चलिए हम जानते हैं सिंपलीफिकेशन यानी कि सरलीकरण। अभी तो बहुत कुछ हमें पढ़ना है, घातांक, घात घातांक एवं करड़ी, एवरेज, अनुपात एवं समानुपात, मिश्रण, प्रतिशत, लाभ और हानि, बट्टा, साधारण ब्याज, ये बहुत ही हमें कवर करने के लिए जल्दी करना होगा। तो चलिए पहला चैप्टर हुआ कंप्लीट। अब बढ़ते हैं हमें नेक्स्ट चैप्टर पर। हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है यशस्वी एग्जाम गुरु यूट्यूब चैनल पर। तो हम लोग चैप्टर नंबर 2 शुरू करने वाले हैं, LCM और HCF। तो चलिए इसे डिटेल कॉन्सेप्ट के बारे में जानते हैं। सबसे पहले इसके महत्व के बारे में जानते हैं, इस चैप्टर से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, तो इसका महत्व यह है कि लघुत्तम समाप्तवर्तक व महत्तम समाप्तवर्तक अन्य प्रश्नों में सन्निहित होने के अतिरिक्त स्वतंत्र रूप से भी कुछ परीक्षाओं में पूछ लिए जाते हैं। यानी कि LCM और HCF स्वतंत्र रूप से नहीं पूछ जाते हैं, प्रश्नों में सम्मिलित होते हैं, परंतु कुछ परीक्षाओं में स्वतंत्र रूप से पूछ लिए जाते हैं। थोड़े अभ्यास से भी आप इन प्रश्नों को हल करना सीख जाएंगे। ठीक है, तो चलिए प्रश्नों की व्यापकता के बारे में जान लेते हैं। तो चलिए प्रश्नों की व्यापकता के बारे में जान लेते हैं कि इसमें कहाँ कहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। अधिकतर प्रश्न लस मस संख्याओं ज्ञात करने से संबंधित होते हैं। विशिष्ट प्रश्नों में भाग देने से बचने वाले शेष लस और मस का अंतर
अनुपात या संख्याओं के भागफल गुणनफल को पूर्ण वर्ग विभाज्य बनाने संबंधी प्रश्न आते हैं। हल करने का मूल मंत्र क्या है? चलिए हल करने का मूल मंत्र के बारे में जान लेते हैं। इसमें सूत्रों की अतिरिक्त विशेष ट्रिक बहुत अधिक सहायता प्रदान करती है। मतलब इसमें बताई गई ट्रिक को आपको याद रखना, जिससे आप एलसीएम एचसीएफ से आने वाले सवालों को बहुत ही जल्दी हल कर सकते हैं। सबसे पहले हम चलिए जान लेते हैं इससे कॉन्सेप्ट के बारे में। सबसे पहले आपको जानना होगा कॉमन फैक्टर किसे कहते हैं। कॉमन फैक्टर को हिंदी में समापवर्तक कहते हैं। ठीक है, दो या दो से अधिक संख्याएं हों जिससे कोई ऐसी संख्या जो सभी संख्या को डिवाइड कर दे उसे समापवर्तक कहते हैं, कॉमन फैक्टर कहते हैं। ठीक, ऐसी संख्या जो दो या दो से अधिक संख्याओं में से प्रत्येक को पूरी विभाजित करे उसे हम लोग कॉमन फैक्टर कहते हैं। जैसे 10, 20, 30, इन तीनों संख्याओं में कॉमन फैक्टर क्या है? 2 हो सकता है, 2 से इन तीनों संख्याओं को डिवाइड कर देता है, 5 भी डिवाइड कर देता है, 10 भी डिवाइड कर देता है। और इसमें से जो सबसे बड़ा डिविजिबल होगा वह संख्या वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को डिवाइड कर दे उसी को ही हम एचसीएफ कहते हैं। ठीक है, और एलसीएम वह छोटी से छोटी संख्या जिससे ये दी गई संख्या तीनों संख्याएं हैं खुद डिवाइड हो जाए। ठीक है, तो उसे हम लोग बोल देते हैं एलसीएम। जैसे इसका एलसीएम क्या होगा? इसका एलसीएम 60 होगा। ठीक है, जैसे 60 को हम जब 30 से डिवाइड करेंगे तो 2 बार जाएगा, 20 से डिवाइड करेंगे तो 3 बार जाएगा, 10 से डिवाइड करेंगे तो 60 6 बार जाएगा। तो एलसीएम एचसीएफ आपको पता होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, लोएस्ट कॉमन फैक्टर। एलसीएम लोएस्ट कॉमन मल्टीपल होता है। तो आप इस बात को ध्यान रखिए। पहले तो कॉमन फैक्टर किसे कहते हैं। अब जानते हैं कि माध्यम समापवर्तक क्या है, जिसे GCD कहते हैं, यानी ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर भी कहा जाता है। जब एक बड़ी से बड़ी संख्या जो 2 या 2 से अधिक संख्याओं में से प्रत्येक को पूरी विभाजित करते हैं तो वह संख्या उन दोनों या सभी संख्याओं का मास है, यानी कि महत्तम समापवर्तक। एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहलाती है। ठीक है, जैसे 20, 30, 10, 20, 30 का महत्तम समापवर्तक 10 है, क्योंकि 10 5 और 2 से पूर्णतया विभाजित हो जाती है तथा इसमें सबसे बड़ा कौन सा भाजक है? 10 क्या हो जाएगा? 10 इसका महत्तम समापवर्तक हो जाएगा। तो मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। तो चलिए हम नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं, जानते हैं समापवर्तक किसे कहते हैं। इंग्लिश में हम कॉमन मल्टीपल कहते हैं। किसी भी संख्या के अनंत कॉमन मल्टीपल नहीं हो सकते हैं, परंतु मल्टीपल अनंत हो सकते हैं। तो चलिए हम जान लेते हैं, एक संख्या जो 2 या 2 से अधिक संख्याओं में से प्रत्येक से पूरी विभाजित हो जाए तो वह संख्या उन संख्याओं की समापवर्तक कहलाती है। मतलब कोई संख्या है जो दी गई संख्याएं हैं उनसे पूरी अगर विभाजित हो जाती है तो उसे हम लोग कॉमन मल्टीपल बोल देते हैं। ठीक है, जैसे 3, 5, 6 कॉमन मल्टीपल क्या है? 30 है। 30 3 से भी डिवाइड हो जाएगा, 5 से भी डिवाइड हो जाएगा और 6 से भी डिवाइड हो जाएगा। इसी प्रकार से 60 इसी बार 90 भी होगा, परंतु इसमें सबसे छोटा जो होगा उसे हम लोग सबसे छोटे मल्टीपल को यानी कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल को ही हम लोग एलसीएम बोल देते हैं, लघुत्तम समापवर्तक। वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 2 या 2 से अधिक संख्याओं में से प्रत्येक से
पूरी तरह विभाजित हो जाती है किया जा सके लस्य कहलाती है। जैसे 3, 5, 6 का लस्य हमारे पास 3 प्राप्त हुआ, क्योंकि 30, 60, 90 और आगे भी संख्याएं हो सकती है, परंतु जो इस आगे की संख्या होगी वो सबसे छोटी संख्या नहीं होगी। सबसे छोटी संख्या क्या है? 30 है। तो आपको समझ में आया होगा। चलिए एक बार आपको रिवीजन करा देते हैं। एलसीएम और एचसीएफ किसे कहते हैं? एलसीएम जो होता है, सबसे पहले एचसीएफ के बारे में जानते हैं। एचसीएफ यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो 2 या 2 से अधिक संख्याएं दी है तो वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूरी तरह से विभाजित कर सके उसे हम लोग बोल लेते हैं एचसीएफ यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में कोई संख्या दी गई संख्या से डिवाइड करता है, जबकि लोएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब लिस्ट कॉमन मल्टीपल यानी कि एलसीएम में 2 या 2 से अधिक दी गई संख्या खुद डिवाइड होती है। जैसे मान लीजिए हमारे पास यही दिया गया है 3, 5, 6, तो वह छोटी छोटी संख्या होगी जो इन दी गई संख्या से डिवाइड हो जाए। जैसे 30 वह छोटी छोटी संख्या है जो इन तीनों से डिवाइड हो रही है। यदि 30 से बड़ी भी संख्या हो सकती है जो 3, 5, 6 से डिवाइड हो, तो वह लिस्ट कॉमन मल्टीपल नहीं होगा। ठीक है, सबसे छोटी संख्या लिस्ट कॉमन मल्टीपल यानी कि एलसीएम होगा। तो चलिए अब जानते हैं अपवर्तक एवं अपवर्त के बारे में, फैक्टर एंड मल्टीपल। देखिए दोस्तों, किसी भी संख्या के फैक्टर सीमित हो सकते हैं परंतु मल्टीपल असीमित हो सकते हैं, अनंत हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम 6 ही ले लेते हैं। 6 के मल्टीपल क्या हो सकते हैं? 1 × 2 × 3 6 हो गया। अब 6 का मल्टीपल कोई भी संख्या से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप ध्यान रखिए, यदि एक संख्या m दूसरी संख्या n को पूरी काटती है तो m को n का अपवर्तक यानी कि फैक्टर कहते हैं। दोस्तों, किसी भी संख्या के फैक्टर दी गई संख्या को डिवाइड करता है। जैसे मैंने पीछे बताया कि 6 को हम लिख सकते हैं 1 × 2 × 3। अब यहाँ पर देख रहे होंगे 2 भी 6 को डिवाइड कर रहा है, 3 भी 6 को डिवाइड कर रहा है। ठीक है, जो 2 और 3 है उससे हम लोग फैक्टर बोल देते हैं, और हमें जो 6 प्राप्त हुआ उसे हम लोग मल्टीपल बोल देते हैं। ठीक, इससे अपवर्त कहते हैं। तो चलिए रूल नंबर 1 के बारे में जानते हैं। ये रूल नंबर 1 काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, सवाल सीधे पूछ लिए जाते हैं। पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या होता है दोनों यह सिर्फ 2 संख्याओं पर ही लागू होता है। यदि 2 संख्या हमारे पास है, उनका हम एलसीएम ले लेते हैं यानी कि लस है और उसका मस है, आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं तो दोनों संख्याओं का हमें गुणनफल प्राप्त हो जाता है। यह वैध सिर्फ 2 संख्याओं के लिए है, ना कि 3 या उससे अधिक संख्याओं के लिए। इस बात का भी ध्यान देना है। दोस्तों, लस और मस ज्ञात करने की सिर्फ 2 ही विधियाँ हैं। कौन सा है? गुणनखंड विधि और भाग विधि। चलिए हम जानते हैं लस को किस प्रकार से गुणनखंड विधि से ज्ञात करते हैं, किस प्रकार से भाग विधि से ज्ञात करते हैं। देखिए, लस को हम गुणनखंड विधि से ज्ञात करने के लिए, जैसे हमारे पास 2 संख्या दी गई है, यदि हम उसका लस ज्ञात करना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए यहीं पर 30, 60 हमारे पास सिर्फ 2 ही संख्याएं दी हैं, 90 को छोड़ दीजिए, 90 भी ले सकते हैं, बड़ा हो जाएगा। सबसे पहले हम गुणनखंड में 3 का फैक्टर करेंगे, 30 का फैक्टर करेंगे, फिर 60 का फैक्टर करेंगे। फिर इसमें से जो कॉमन होगा, 2 फैक्टर किए हैं तो दोनों में कुछ ना कुछ कॉमन होगा। जो कॉमन होगा उसे एक बार लिख लेंगे और जो नहीं कॉमन होगा उसे आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो वहाँ से हमें गुणनखंड विधि से
एलसीएम प्राप्त हो जाएगा। और भाग विधि से एलसीएम कैसे ज्ञात करेंगे? भाग विधि से हम 30 और 60 संख्या को एक साथ अभाज्य संख्या से मल्टीप्लाई कर देते हैं, भाग कर देते हैं, और भाग करने के बाद जो हमें रिमाइंडर बचता है उससे हम लोग आपस में मल्टीप्लाई करके यहाँ पर भाग विधि द्वारा एलसीएम ज्ञात कर देते हैं। यदि आपको नहीं समझ में आ रहा है तो इसका मैं प्रैक्टिकल वीडियो में आपको बता दूंगा, घबराने की कोई बात नहीं है। इसी प्रकार से आप यहाँ पर म से भी ज्ञात कर सकते हैं। म से ज्ञात करने के लिए हम दोनों संख्याओं में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को एक बार लिखकर मल्टीप्लाई कर देते हैं, हाईएस्ट नहीं कॉमन फैक्टर को। जैसे यहाँ पर देख रहे होंगे इसमें भी 10 कॉमन है, 30 और 60 यहाँ पर देख रहे होंगे इसमें 2 कॉमन मिलेगा, इसमें भी 2 कॉमन मिलेगा, फिर 5 कॉमन मिलेगा, 5 कॉमन मिलेगा। तो 5 × 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 हो जाएगा। तो 10 इनका जो है 10 क्यों, और 3 भी कॉमन मिलेगा इसमें, तो 30 इसका जो है HCF हो जाएगा। और भाग विधि याद करने के लिए हम छोटी संख्या से बड़ी संख्या भाग करते हैं तो अंत में शेषफल 0 आता है। तो जो भाज्य होता है, भाज्य नहीं भाजक होता है, उससे कि हो हम लोग HCF मानते हैं। तो इससे हम कोई एक पर्टिकुलर वीडियो कवर करा देंगे किस प्रकार से हम भाग विधि द्वारा LCM और HCF ज्ञात करते हैं। यदि आपको आता है तो बहुत ही अच्छी बात है, यदि नहीं आता है तो कोई बात नहीं। यह किरण पब्लिकेशन बुक में नहीं दिया गया है, परंतु आप लस और मस भाग विधि द्वारा भी ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए अब इससे अगले कॉन्सेप्ट के बारे में जानते हैं। यदि दो संख्याओं का अनुपात A अनुपात B है, यहाँ पर हमसे कह रहा है यदि दो संख्याओं का अनुपात A अनुपात B एवं एक दूसरे से अविभाज्य हो, मतलब कोई भी कॉमन फैक्टर न हो, तो संख्याएं A के प्लस तथा B के होंगे जहाँ के नियतांक है। तो इसका मस से जो कॉमन होगा वह होगा लस दोनों संख्या का मल्टीपल होगा और इनटू HCF हो जाएगा। ठीक है, तो आप बहुत ही आसानी से समझ ही गए होंगे इसे कॉन्सेप्ट के बारे में। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो आपको यह भी ध्यान देना है कि नियम नंबर 2 कि भिन्नों का लस और भिन्नों का मस हम किस प्रकार से फाइंड करते हैं। हमारा तो माइक कनेक्ट है ना, कनेक्ट है। तो भिन्नों का लस बराबर अंशों का लस बटे अंश का लस बटे हर का मस, इसे याद रखना है। और भिन्नों का मस ज्ञात करना है, सिर्फ अंश का मस आपको सिर्फ अंश ही ध्यान देना है। और हर में जो बचा है LCM में से बच्चे पढ़ रहे हैं, तो मस हर में हो गया तो अंश में हो गया तो हर में लस हो जाएगा। ठीक है, तो कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट के बारे में हम देख लेते हैं। इम्पॉर्टेंट पॉइंट यह है कि यदि किन्हीं दो संख्याओं के बीच कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड न हो तो दोनों संख्याओं का गुणनफल उनका लघुत्तम समापवर्तक होता है। जैसे 2 × 3 है, 2 × 2 और 3 में कोई भी कॉमन नहीं, कोई भी संख्या कॉमन नहीं है, एक को छोड़ा कर एक को तो हर संख्या कॉमन होता है। ठीक है, तो इसका जो LCM होगा दोनों संख्याओं का मल्टीपल होगा, यानी 2 × 3 बराबर 6 इन दोनों संख्याओं का LCM हो जाएगा। तो चलिए हम पॉइंट नंबर 2 के बारे में देखते हैं। यदि n संख्याओं का एक समुच्चय है, किन्हीं दो संख्याओं का मस यानी कि महत्तम समापवर्तक h है तथा n संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक L है। ठीक है,
इसमें से दो संख्याएं हैं ऐसी हैं जिनका HCF H है और सभी संख्याओं का लस है L है। तब n संख्याओं का गुणनफल क्या होगा? n संख्याओं गुणनफल में जो HCF की पावर संख्या -1 कर देंगे, ठीक है, और इंटू L यानी कि लस से मल्टीप्लाई कर देंगे और HCF की पावर 1 कर देंगे, तो हमें n संख्याओं का गुणनफल प्राप्त हो जाएगा। तो इस कॉन्सेप्ट का भी आपको ध्यान देना है। तो चलिए रूल नंबर 4 के बारे में जानते हैं। जब कोई संख्या A, B या C से विभाजित किया जाता है तब प्रत्येक स्थिति में समान शेष पर R हो तो, ठीक है, यानी किसी संख्या को A से B से C से विभाजित करते हैं, यदि शेषफल R बचता है, यदि समान तीनों से भाग देने पर शेषफल समान वो भी सिर्फ R बचता है, तो वह संख्या क्या होगी? K प्लस R होगी, जहाँ K क्या है? A, B, C का लघुत्तम समापवर्तक है, यानी कि लघुत्तम समापवर्तक में जो शेषफल बचा है उसे ऐड कर देंगे तो हमें वह संख्या प्राप्त हो जाएगी। यह कॉन्सेप्ट स्टार वाला कॉन्सेप्ट है। इसमें सवाल अधिकतर पूछे भी हैं और पूछे भी जाएंगे, तो आप इसे ध्यान दीजिए। आप यदि तैयारी कर रहे हैं तो आपको पता ही होगा इस कॉन्सेप्ट के बारे में, आपका क्विक रिवीजन भी हो गया। तो चलिए हम नियम नंबर 5 के बारे में जानते हैं। नियम नंबर 5 हमसे यह कह रहा है, जब कोई संख्या A, B तथा C द्वारा विभाजित की जाती है और शेषफल इसमें शेषफल समान था, परंतु इसमें शेषफल P, Q, R आता है, यानी कि शेषफल अलग अलग आता हो तथा प्रत्येक स्थिति में भाजक तथा शेषफल को अंतर समान हो, ठीक है। भाजक यानी जिससे हम भाग दे रहे हैं और शेषफल जो रिमाइंडर है उन दोनों को सेपरेट करते हैं तो हमें एक समान संख्या प्राप्त होती है, ठीक है। तब वह न्यूनतम संख्या K माइनस T, यानी कि इसमें ऐड कर रहे थे कॉमन से और इसमें T को सेपरेट कर देंगे जो हमें से भाजक और रिमाइंडर में जो हमें बचा भाग था, और जहाँ K क्या है? लघुत्तम समापवर्तक ABCD है। तो ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इन दोनों कॉन्सेप्ट को अपने माइंड में रखिए, एग्जाम में आएंगे क्वेश्चन तो आप इस कॉन्सेप्ट द्वारा बड़ी आसानी से हल कर सकते हैं। यदि आपका माइंड और भी तेज चलता है तो आप इस कॉन्सेप्ट बिना जाने भी हल कर सकते हैं, ऐसा कहना सही है। यह नहीं है कि यदि यही पता है तभी हल कर सकते हैं, उस हल करने के लिए थोड़ा समय लग सकता है, क्योंकि इसमें समय तो बहुत ही कम मिलता है आपको, लगभग 1 मिनट में 2 क्वेश्चन हल करने होते हैं। SSC CGL की बात कर रहे हैं या फिर CHSL की बात कर रहे हैं, लगभग सभी SSC द्वारा कंडक्ट किए जाने वाले एग्जाम में 100 क्वेश्चन करने होते हैं सिर्फ 1 आवर में। तो चलिए हम रूल नंबर 6 के बारे में जानते हैं। वह छोटी से छोटी संख्या जो संख्याओं A, B तथा C को विभाजित करे तो शेष समान शेष आए, यानी कि किस संख्या को A, B, C से भाग करते हैं तो समान शेषफल आता है, तो वह बड़ी से बड़ी संख्या A माइनस B, B माइनस C तथा C माइनस C का महत्तम समापवर्तक होगा, यानी कि महत्तम होगा। हमें बस छोटी छोटी संख्या याद करे है, जो संख्याओं A, B, C से भागफल विभाजित करने पर समान शेषफल प्राप्त होता है। वह छोटी छोटी संख्या जो A, B, C से डिवाइड करने पर समान शेषफल प्राप्त होता है, तो हमें वह बड़ी से बड़ी संख्या A माइनस B, B माइनस C तथा C माइनस A का महत्तम समापवर्तक होगा।
दोस्तों मैंने ऊपर शायद बड़ी से बड़ी को छोटी छोटी बोल दिया, तो यहाँ पर हमें बड़ी से बड़ी याद करना है, तो इनका हम HCF लेंगे। ठीक है, इसी प्रकार से रूल नंबर 7 हम देख लेते हैं। आप इसे भी अपने माइंड में रखिए, इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। वह छोटी छोटी संख्या जो संख्याओं ABC से विभाजित करे तथा शेषफल PQR आए, वह संख्या। इसमें देखिए दोस्तों, इसमें जो है शेषफल समान आता था, परंतु इसमें शेषफल अलग अलग आ रहा है। एक में P आ रहा है A से डिवाइड करने पर, B से डिवाइड करने पर Q आ रहा है, और C से डिवाइड करने पर R आ रहा है। ठीक है, तो वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी? इन दोनों भागफल और शेषफल का अंतर का हम HCF ले लेंगे, तो हमें वह से बड़ी संख्या प्राप्त हो जाएगी। हम इसमें भी HCF ही लेते थे और इसमें भी HCF ही लेंगे। आपने देखा LCM और HCF का कॉन्सेप्ट कहाँ कहाँ पूछ लिया जाता है। तो चलिए रूल नंबर हम 8 के बारे में जानते हैं। रूल नंबर 8 हमसे कह रहा है कि n संख्याओं की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जिसे PQR से भाग करने पर कुछ भी शेष न रहे, तो वह संख्या होगी। यानी कि PQR से डिवाइड करिए, उस n अंकों संख्या आपको दी रही होगी, जिसमें PQR से डिवाइड करने पर कोई भी शेष न बचे, तो वह संख्या क्या होगी? n अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या माइनस रिमाइंडर कर देंगे तो हमें वह संख्या प्राप्त हो जाएगी। रिमाइंडर को सब्ट्रैक्ट करेंगे, और वह शेषफल है जो n अंकों की संख्या को PQR के लघुत्तम यानी कि लसा से भाग देने पर प्राप्त होता है। तो यह कॉन्सेप्ट काफ़ी एग्जाम में पूछा भी है और पूछेगा भी। इसे भी यहाँ पर सभी इम्पॉर्टेंट है, किसको कहूँ कि इम्पॉर्टेंट नहीं है। तो चलिए रोल नंबर 9 के बारे में हम जान लेते हैं। रोल नंबर 9 हमसे कह रहा है n अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जिसे PQR से भाग देने पर शेषफल A प्राप्त होता है। ठीक है, इसमें शेषफल कुछ नहीं प्राप्त होता था, परंतु इसमें शेषफल A प्राप्त हो रहा है। तो n अंकों की संख्या में रिमाइंडर सेपरेट कर देंगे। रिमाइंडर क्या है? संख्या में भागफल का शेषफल भाज्य का शेषफल से डिवाइड करने पर जो हमें प्राप्त हुआ, और शेषफल और जो हमें यहाँ पर शेषफल प्राप्त हुआ उसे ऐड कर देंगे, तो हमें वह दी गई संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो यहाँ पर R क्या है? R वही जो मैंने बताया कि शेषफल जो, तो R क्या है? शेषफल जो n अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या को PQR से लघुत्तम समापवर्तक से भाग देने पर प्राप्त होती है। तो दोस्तों यहाँ से LCM और HCF चैप्टर हुआ कंप्लीट, और हम बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर पर। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। बाय बाय।